कर देते जी हैं, सर। कर देते हैं, लीजिए कर दिया। हाँ पूछिए, और सवाल पूछिए। सब लोग पहले थोड़ा थोड़ा डाउट क्लियर कराइए ना, अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। जरा भी किसी भी चीज में समस्या हो, तथ्य परक ना हो, अननेसेसरी का फैक्ट्स ना पूछिए, फैक्ट्स तो हम लोग पढ़ सकते हैं। कंसेप्ट वाले कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। इस पर किसी ने कुछ थोड़ा बहुत, जो जैसा सर बता ही रहे हैं, सर का आदेश हुआ है, एकदम सही बात है। हम लोग अभी तक की पढ़ाई जहां तक हो सक रहा है कर पा रहे हैं, तो मैप लगा ही देते हैं बीच में। इसको सब लोग पूरी तरह से अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, है ना, दक्कन का पठार वगैरह सब अच्छे से देख लीजिएगा। ये सब रॉक फॉर्मेशंस देख लीजिएगा, सारे जो शैलीय हिस्से हैं, भाग हैं भारत के, अलग अलग समय पर बने हुए। ये वाला बहुत मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, मैं आपसे कह चुका हूँ नहीं, ये वाला, ये सब मैं जैसे ही आज का क्लास खत्म होगा तो अभी तक का जितना भी नोट्स है ना वो सब ले लीजिए आप लोग, तो उसके अनुसार आपको आसानी हो जाएगी। कहीं प्रिंट कराना जी चाहते हो थैंक यू प्रिंटर सर। पे या फोन पे, आसानी रहेगी। आप ये अच्छे से देख लीजिएगा। मिनरल्स आप देख ही लिए हैं। मिनरल्स में मैंने आपको होमवर्क के तौर पर एक निवेदन किया था भाई, कि आपको इस प्रकार के जितने मानचित्र हैं एनसीईआरटी में, वो आपको देख लेने चाहिए, है ना। तो इस पर ये देख लीजिएगा, और इसके अलावा विशेष रूप से जो मुख्य कुछ खनिज हैं, उन मुख्य खनिजों का भारत के परिप्रेक्ष्य से थोड़ा अध्ययन कर लीजिएगा, कि इनमें भारत का कौन सा स्थान है, कौन से वो खनिज है जिनमें भारत सबसे पहले नंबर पे है, विश्व के एक परिप्रेक्ष्य में देख लीजिएगा। और एक राज्यों का आपस में क्या वितरण है, राज्यों में आपस में किस प्रकार वितरण है। कारण आप पहले ही जानते हैं, कारण अब आप जान चुके हैं, कि अगर कोई ऐसी चीज है जो लावा लावा क्षेत्रों से संबंधित खनिज है, तो वो दक्कन के पठार के ही आजू बाजू और छोटा नागपुर और इस सब जगह पर पाया जाएगा। कोई चीज अवसादी चट्टानों से संबंधित है, तो वो अगल बगल पाया जाएगा, ठीक है। कोई चीज फॉल्ट से संबंधित है, कोयला जमा होने से संबंधित है, तो जहां जहां फॉल्ट्स बनी होंगी, जहां जहां धंसान हुई होगी, उसमें जीवाश्म जमा हो गया होगा, वहां पाया जाएगा। जो जिस प्रकार के खनिज या जो है महत्वपूर्ण जो वस्तुएं हैं, वो जो नदी तंत्र से संबंधित है, सरिता तंत्र से संबंधित है, वो गंगा यमुना के मैदान से लेकर ब्रह्मपुत्र के उसमें पाए जाएंगे, डेल्टा की तरफ पाए जाएंगे। तो ये सब तो आप कारण तो आप जान गए हैं, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट से भी काम नहीं होता है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी आपको रखनी चाहिए। आप ये जान लीजिएगा कौन से 10 मुख्य खनिज छांट लीजिए, ठीक है, 5 मेटेलिक 5 नॉन मेटेलिक, धात्विक और अधात्विक, धात्विक और अधात्विक 5-5 बांट लीजिए। पांचों में पहले 3 याद कर लीजिए, बस टॉप 3। और अभी इतना ही करिए, पहला लेयर है ना, अभी हम पहला लेयर चढ़ा रहे हैं, उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड मत करिए, अभी इतना समझ लीजिएगा। उसके बाद आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जब क्विज आपकी, जब टेस्ट शुरू होंगे ना, प्रॉपर टेस्ट, तब आपको बहुत अच्छे से एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। और पूछिए, सवाल पूछिए, मजा नहीं आया, एक लाइन से मजा हाँ नहीं आया। हाँ। हेलो, गुड यस, इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। हाँ सर, वो थोड़ा सा डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज और जो आपने ट्रांसफर बाउंड्रीज पढ़ाई थी सर, प्लीज थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए तो बहुत, कुछ बिल्कुल डाउट्स बिल्कुल है वो दोस्त, क्लियर हो जाए। बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। इसी में है शायद, हाँ है। 3 प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं प्लेट के चलने पर। इसी को मैं खोल के, ये ज्यादा अच्छा है, समय हो सकता है ना समझ में आओ, यहीं पे मैं समझ, इस प्लेट के बाहर सहारे समझा देते हैं। चलिए देखिए, एक नाजका प्लेट जो है साउथ अमेरिकन, उसके पास वो उसको समझ लेते हैं। यदि आप ऐसा माने, हम और आप ऐसा माने कि प्लेट का जो मूवमेंट है, प्लेट की गति है, जो दिशा है, वो ये इस तरफ जा रही है और इस तरफ इस प्रकार से खिंचाव हो रहा है, अगर माना जाए कि दोनों प्लेट्स में खिंचाव हो रहा है, और ये प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, जबकि ये और ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अगर ऐसा माना जाए, तो पहले जो 2 टर्म्स हैं वो समझना तो बहुत आसान हो गया, कि भाई जहां पर 2 प्लेट्स, कोई भी 2 प्लेट्स हो, वो चाहे एक महासागरीय पट हो और एक जो है वो महाद्वीपीय हो, चाहे दोनों महासागरीय हो, प्रकृति का इसमें कोई लेना, उनके उनके जो प्रकृति का लेना देना नहीं है, दिशा का लेना देना। अगर कोई भी 2 प्लेट्स एक दूसरे के करीब आ रही हैं, एक दूसरे की दिशा में बढ़ रही हैं, तो जिस जोन में, जिस क्षेत्र में वो मिलती हैं, वो जोन ऑफ कन्वर्जेंस कहा जाता है, कि कन्वर्ज हो रहे हैं, ठीक है। अपसारी अभिसारी कुछ ऐसा होता होगा, देखिए हिंदी में देख लीजिएगा, अभी आ गया है एनसीईआरटी वगैरह सब हिंदी का, उस आगे से जी सब सर, हम अभी चल रहा ब्रैकेट है में, 3वां। है ना कुछ, हाँ हिंदी देख लीजिएगा। तो पास आती हुई निकटगामी जो है, वो वो जोन जो होता है वो जोन ऑफ कन्वर्जेंस होता है। जहां से प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, वो जोन ऑफ डाइवर्जेंस होता है।
और लेकिन अब देखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से, इसी चित्र में समझ में भी आ जाएगा। एक प्लेट ये है और एक दूसरी प्लेट ये है। अगर ये ऐसे ऐसे चल भी रही हैं, ऐसे और ऐसे जा भी रही, मान लो दोनों इधर जा रही हैं, तो ई वाला जो बाउंड्री है दोस्त, दिस बाउंड्री, इसमें तो सिर्फ साइड से घर्षण होगा ना, खाली एक दूसरे के अंदर घुसना घुसाना नहीं होगा, सिर्फ साइड से ऐसे स्लाइड करते जाएंगे। तो यहां पर ना कन्वर्जेंस हो रहा है ना डाइवर्जेंस हो रहा है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बस, दैट्स ऑल। यहाँ पर ना कोई किसी से आके लड़ के खत्म हो रहा है, ना कोई दूर जाके नया निर्माण हो रहा है, दोनों नहीं हो रहा है। ना यहाँ पर कोई संश्लेषण हो रहा है किसी प्रकार का, ना यहाँ पर कोई विनाश हो रहा है। दोनों अपने अपने स्वरूप को बनाए रखते हैं और बस अपना स्थान परिवर्तन, यहाँ पर सिर्फ स्थान परिवर्तन हो रहा है। स्थान परिवर्तन के परिणाम स्वरूप न कोई संश्लेषण और न कोई विनाश, न प्लेट घट रही है न प्लेट कम हो रही है इस लाइन पे, है ना। यहाँ पर सिर्फ स्थान परिवर्तन होगा। स्थान परिवर्तन यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पर स्थान परिवर्तन के फलस्वरूप यहाँ पर जो पदार्थ है, प्लेट का जो पदार्थ है, उसका नाश होगा, उसका ह्रास होगा, नाश नहीं कहना चाहिए, उसका ह्रास होगा। वो नीचे जाके मान लीजिए ये वाला ओशियानिक प्लेट है, तो ये अंदर धंसेगा, साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे धंसेगा मान लीजिए। तो वो जब नीचे जाएगा तो वही टूट टूट के फिर से, आपको याद है वो जो हमने साइकिल पढ़ा था कि वही मेंटल में चला जाएगा, वो एस्थेनोस्फेयर का पार्ट हो जाएगा। एस्थेनोस्फेयर से फिर लावा बन के कभी ना कभी कहीं ना कहीं निकलेगा, बाहर निकलेगा, तो वो साइकिल का पार्ट हो जाता है, उस चक्र का पार्ट हो जाता है। ठीक है। अब तो यहाँ पर जो है वो ह्रास हो रहा है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो जो बीच में सी फ्लोर स्प्रेडिंग हमने पढ़ा था ना, कहीं पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है। अगर ये वैसा जोन है तो यहाँ पर नए प्लेट्स का निर्माण होगा। तो जोन ऑफ डाइवर्जेंस होगा तो जगह बनेगी तो उसमें नीचे से नया चीज आकर नए प्लेट का निर्माण करेगा। जोन ऑफ कन्वर्जेंस में जगह कम होती जाएगी, और जो जगह कम होने के कारण जो चीज फालतू है, जो टूट रहा है फालतू, जो चीज ये नीचे वाला पोर्शन है, वो नीचे टूट टूट के जो है वो मैग्मा का पार्ट बन जाएगा, एस्थेनोस्फेयर का पार्ट बन जाएगा, ऐसा कहना चाहिए। और जहां पर ये दोनों ही घटनाएं नहीं हो रही, आपस में प्लेट्स का संपर्क तो है, लेकिन एक दूसरे के प्रति या एक दूसरे की तरफ नहीं आ रही है, एक दूसरे के, कह लीजिए एक दूसरे का जमीन कब्जिया नहीं रहे हैं वो। ठीक है। वो सिर्फ साथ साथ ऐसे घिसट रहे हैं। ये जो जोन होगा, ये जोन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। फॉल्ट यहां भी होगी, आप समझिए बात, दरार यहां भी होगी, लेकिन इस दरार के फलस्वरूप किसी प्रकार का संश्लेषण या ह्रास नहीं होगा। ये 3 प्रकार के जोन्स जो होते हैं, इसीलिए ऐसा हमने बनाया था कि इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है कि जोन ऑफ कंस्ट्रक्शन, जोन ऑफ डिस्ट्रक्शन, जोन ऑफ प्रिजर्वेशन, कि जहां पर कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होंगी वहां पर कुछ ना कुछ नया बनेगा, इस जगह में बनेगा कुछ नया। जहां पर दोनों एक धंसान हो रही होगी, वहां जो एक्स्ट्रा चीज ये धंस गया है, देखिए ना, आपको दिख भी रहा होगा, ये जो एक्स्ट्रा चीज धंसता चला जा रहा है, ये टूट टूट कर एस्थेनोस्फेयर का पार्ट बन जाएगा। ठीक है। और जहां पर ये दोनों चीज नहीं हो रही है, देखिए ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ठीक है, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है, लेकिन ये जो साइड वाला है ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। ये सिर्फ सट एक दूसरे से घिस के जो है चला जा रहा है, ना कोई निर्माण ना कोई नाश, इस प्रकार का। तो ये प्रिजर्व कर रहा है, जो जैसा है वैसा बनाए रख रहा है, तो उसको जो है परिरक्षण जो है वो क्षेत्र कहते हैं। यहाँ तक ठीक हो गया, जी समझ सर, में आ इन तीनों गया? डायग्राम से एकदम क्लियर हो गया। जी सर, थैंक यू सर। ओके भैया, ओके भैया। और पूछिए प्लीज, 2-4 लोग और पूछेंगे तभी क्लास आगे बढ़ेगा। अब इस पर देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहता था, बड़ी इच्छा थी, इस पर कभी विस्तार से बात नहीं हो पाई। मैं आपको यह चीज बताना बहुत आवश्यक समझता हूँ मित्रों कि जितना भी हम एनसीईआरटी में अभी पढ़ रहे हैं, पहली लेयर जो बना रहे हैं, दूसरी लेयर में बहुत कम समय लगेगा, तीसरी लेयर में और भी कम समय लगेगा। पहली लेयर में ही जो समय लग रहा है लग रहा है। तो जो ये पहली तह बैठा रहे हैं, उससे संबंधित एक समझने वाली बात यह है कि एनसीईआरटी वगैरह में जितनी भी चीज दी हुई है, और जो हम आप यहाँ पर अभी फिलहाल चर्चा कर रहे हैं पहले स्तर के लिए, उसको यूपीएससी का तैयारी मत समझिएगा। ये यूपीएससी की तैयारी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ये अभी यूपीएससी की तैयारी शुरू नहीं हुआ है। जब हम आपको कोई चीज पढ़ावें, जैसे वॉल्केनो पढ़ाया या ये प्लेट का टेक्टोनिक्स पढ़ाया, और उसके बाद आप मजबूर हो जाएं, आप अपने आप को विवश करें सोचने के लिए कि भारत में कौन कौन सी जगह पर ये चीज हो रहा है। एक दूसरी बात, वहां पर इसका मानव जीवन पर, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता होगा,
तीसरा, इस प्रभाव के कारण वहां की अर्थव्यवस्था और वहां की सामाजिक व्यवस्था कैसी होती होगी। ये जो पार्ट है सोचने वाला, किताब पढ़ लेने के बाद जो ये चिंतन करने वाला पार्ट है, सिर्फ इसको कहते हैं यूपीएससी का तैयारी। तो कभी मन में किसी प्रकार का भ्रम न रखिएगा। एनसीईआरटी या कोई पाठ्य पुस्तक जब तक आप पढ़ रहे होते हैं तब तक आप आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे होते हैं। बड़ा ही जो है वो साफ साफ शब्दों में मैं आपको बताऊं तो ये एक्चुअली देखिए सही मायने में तो क्लर्क और ऑफिसर का डिफरेंस यही है। इसमें ये नहीं कहना है, मैं सिर्फ अलग है, वो दोनों भूमिकाएं अलग हैं, कोई कम ज्यादा मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को छोटा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्लर्क में और ऑफिसर में जो अंतर है वो यही है कि जो एनसीईआरटी 8 लाख लोग जो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक और कोचिंग का दिया हुआ मसाला पढ़ते रहते हैं वो क्लर्क होते हैं। और जो उसमें से ये कर ले जाते हैं जो हम आपसे बात कर रहे थे, अध्ययन मनन और चिंतन, जो ये कर ले जाते हैं समाज के परिप्रेक्ष्य में, अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में उसको समझ ले जाते हैं, वो उन्हीं 8 लाख में से अफसर बन जाते हैं। कुल मिलाकर बात ये है, अंतर बस इतना ही है जो मैं साफ साफ समझ पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। भूगोल के, अर्थशास्त्र के जितने भी जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं छोटा सा एक आपको बात बताता हूँ। मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं, आप कुछ इतिहास तो पढ़े हुए हैं, कुछ ऐसे एक ऐसे युद्ध का नाम बताइए जो एक से अधिक बार हुआ हो, मतलब समय समय पर उसी जगह पर होता रहा हो और उसके नाम पर पड़ गया हो, पानीपत प्रथम युद्ध। सर, पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत, ओके, पानीपत का पानीपत सर। युद्ध, प्रथम पानीपत का युद्ध सर। ओके ओके। तो बनता नहीं है क्या एक बार सोचना कि इस सब लोग जल मर के वहीं काहे लड़ रहा है, वहीं जाके पानीपत में यस काहे सर। लड़ता है जाके, आखिर ऐसा क्या वहां पर रखा हुआ है। डू यू अंडरस्टैंड? आई एम नॉट सर आस्किंग वो अ क्वेश्चन, आई एम नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, मैं उत्तर नहीं यहाँ पर चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस प्रकार के जब भी आपका सामना हो इस तरह की चीजों पर, तो एक बार जरूर सोचिए कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, कि ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ। रबर का खेती यहाँ होता है, क्यों होता है। चाय का खेती, कॉफी का खेती यहाँ होता है, क्यों होता है भाई। ये जैसे ही आप क्यों और उसका उसके प्रभाव पे, उसके रीजंस पे और उसके सोसाइटल जो है इम्पैक्ट पर जब जाने लगते हैं, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे, हर चीज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है, और वो मेरे जैसे एक व्यक्ति के लिए जो एक प्रशासक बनना चाह रहा है उसके लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है, निर्णय निर्णय करने में वो कैसे मदद कर सकता है ये जानकारी। बस अगर आप ये कर ले जाएंगे तो आपका जो उत्तर होगा, मैं ऐसा मानता हूँ, मेरी मान्यता है कि आपका जो उत्तर होगा वो उनके मॉडल आंसर से कहीं बेटर ना हो जाए। मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ ये बात, जबरदस्ती का आपको उत्प्रेरण या जो है उत्साहवर्धन नहीं कर रहा हूँ, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ कि कहीं आप ये करने लग गए कि पढ़ा और उसके बाद उस पर सोचा कि ये कैसे हो रहा है क्या, और गूगल में मारा कि ये कहाँ हुआ है, रिसेंटली कहाँ हुआ है, इसका क्या प्रभाव हुआ, इसको कैसे रोका गया, इसको कैसे संभाला गया। ये जो होमवर्क है, ये वाला पार्ट अगर आप कर ले जाएं, हम लोग भी कराते रहेंगे, लेकिन ये जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को किसी भ्रम में मत रखिएगा कि आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अभी नहीं कर रहे हैं। जब तक आप पाठ्य पुस्तक तक सीमित है तब तक आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये बता देना मेरा धर्म है। शुरुआत वहीं से होती है, लेकिन असली जो जो कोर है, अभी आप क्रस्ट और मेंटल तक ही हैं, अभी कोर तक इसका मतलब नहीं पहुंचे। कुल मिलाकर बात है, तो क्रस्ट जो है एनसीईआरटी हो गया, उस पर हचक के सोचिए, खूब दिमाग लगाइए, गूगल का सहारा लीजिए, न्यूज़पेपर का सहारा लीजिए, तब मेंटल पार होगा। और जब उसको परफॉर्म कर ले जाने लगी, सीमित समय में वो चीज परफॉर्म हो जाए, तब समझिए कोर भी आपको आ गया। कुल मिलाकर ऐसा है। कोई अगर प्रश्न हो पढ़ाए गए पाठ्यक्रम से संबंधित अभी तक, तो पूछिए, तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा जाए। सर हाँ मुझे बैथोलिथ और लैकोलिथ और लैपोलिथ में डिफरेंस बता दीजिए। अच्छा जी, बिल्कुल बता देता हूँ, अभी देख ले, साथ साथ ही देख ले। कहीं उदाहरण बढ़िया सा पिक्चर भी लगाए थे, याद ऐसा आ रहा है, उसमें लगाए थे, नहीं ध्यान। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। देखिए, पैथोलिथ को ऐसे समझिए, मैं एक पिक्चर से आपको समझा देता हूँ तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आपको चित्र मिल जाएंगे, बहुत सारी जगह पर भी हुआ है।
लेकिन मान लीजिए उदाहरण के तौर पे ये ले लिया जाए, ठीक है। मान लीजिए इसका उदाहरण ले लिया जाए। तो जो पोर्शन, ध्यान से सुनिएगा, यह अभी मैग्मा चैम्बर इस पर लिखा हुआ है ना, इस पे मैग्मा चैम्बर चैम्बर लिखा हुआ है, यानी इसमें अभी मामला गर्म है, अभी ये मैग्मा के रूप में है, एस्थेनोस्फेयर का हिस्सा है, उसके ऊपरी भाग का हिस्सा है, और अभी ये जो है पिघले हुए अवस्था में है। आगे चलकर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि ये पूरा का पूरा तंत्र जो है, ये पूरा का पूरा तंत्र सूख जाए, समझे बात, सॉलिडिफाई हो जाए, ठोस बन जाए, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए मूव हो जाए, वॉल्केनिक एक्टिविटी खत्म हो जाए, ज्वालामुखी जो अंतर्गर्भीय जो प्रक्रियाएं हैं वो समाप्त हो जाए, किसी भी कारण से ये सूख जाए। अगर सूख जाए और ठोस हो जाए तो आप बताइए कि ये जो बाहर निकला हुआ है चीज, ये, हाँ, जो बाहर निकली हुई चीज है, ये जो आप देख रहे हैं, इसको तो लावा कहते हैं, है नहीं, लावा कहते हैं इसको। तो जब ये लावा बाहर निकल के और इधर उधर जो भी संरचना बनाएगा, अब ये बाहर निकल आया है, जब क्या उसको बोलते हैं, पट्ट से, क्रस्ट से जब बाहर निकल आया है और फिर सूख रहा है या जो भी कर रहा है, तो या तो वो लावा के रूप में होगा या उससे सूख कर ठोस होकर कुछ और बन जाएगा। या अब ये दोनों ही, ऊपर और नीचे दोनों ही किसका स्वरूप है, आग्नेय चट्टानों का स्वरूप है ना। तो जब ये लावा बन के बाहर निकला तो इसे कहते हैं कि बहिर्भेदीय, भेद के जो है बाहर निकल गया है। तो ये कैसा, किस प्रकार, अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं कि कैसा रॉक सिस्टम हो गया, ये कैसी इग्नियस रॉक हो गई है। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव दो पढ़े थे, तो अभी जब बाहर आ गया यहाँ पर, तो ये एक्सट्रूसिव लाइन, इस लाइन के, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये जो पाइप लिखा हुआ है, पाइप में से चलते हुए जो लाइन दिख रही है, इसके ठीक ऊपर जितना भी चीज लाल और राख के कलर का है, वहां कुछ भी बना आगे चल के, क्योंकि वो बाहर निकल चुका है तो एक्सट्रूसिव कहलाएगा, ठीक है। अंदर जितना भी मसाला है, देखिए, चाहे यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए लैकोलिथ लिखा हुआ है, सिल लिखा हुआ है, नीचे मैग्मा चैम्बर लिखा है, पाइप लिखा है, डाइक्स लिखा हुआ है, सिल लिखा, कितनी सारी चीजें लिखी हुई। ये जितना भी हिस्सा है, जब ये ठोस बन जाएगा, आगे भविष्य में बहुत समय बाद जब ये ठोस का रूप ले लेगा, तब ये सारे ही स्वरूप, अलग अलग नामों से जाने वाले सारे ही स्वरूप, ये इंट्रूसिव अंतर्वेदी जो है वो आग्नेय चट्टानों के स्वरूप कहलाएंगे, क्योंकि अंदर रह गए। अब इन्हीं के विभिन्न स्वरूप हैं जिनका नाम आपने लिया। यह जो बहुत बड़ा सा पार्ट है जो डोम शेप्ड बन जाए, कैसे, इसको एक बार सेव ही कर लेते हैं तो आसानी रहेगी, तो कलम चल पाएगी फिर अच्छे से। हाँ, देखते जाइएगा। हाँ, तो अब ये पार्ट जो यहाँ उभरा हुआ पार्ट होता है, उभरा हुआ हिस्सा है, सब कुछ सूख चुका है, ध्यान रखिएगा, अब कुछ भी गर्म या पिघला हुआ नहीं है, ठीक है, सब सूख चुका है। क्या सबको याद है कि क्योंकि ये जमीन के अंदर सूख रहा है इसलिए धीरे धीरे सूखता है, क्योंकि गर्मी धीरे धीरे कम होती है, और इसीलिए, हाँ, इसीलिए जो आग्नेय चट्टानें होती हैं जो अंदर बनती हैं उनमें अच्छे से क्रिस्टल बन जाते हैं, और इसलिए, हाँ, क्रिस्टल होने की वजह से ये फिर लाइट वेट होते हैं लेकिन स्ट्रांग होते हैं, लाइट वेट होते हैं लेकिन स्ट्रांग होते हैं, जल्दी से इनका क्षरण नहीं होता है। खैर, तो अगर इस प्रकार का बहुत बड़ा, ये कई माइल्स में होता है, ध्यान रखिएगा, ये हिस्से कई मीलों में, कई किलोमीटर्स में हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं और बहुत किलोमीटर्स में भी हो सकते हैं। तो ये पूरा हिस्सा जब सूख जाएगा और फिर आगे चल के ये सब मान लीजिए हवा ने, पानी ने सब उड़ा दिया और ये सरफेस के ऊपर आ गया, सरफेस घटते घटते यहाँ पर मान लीजिए सतह जो है भूमि की यहाँ आ गई, ये जो हिस्सा कहलाएगा वो बैथोलिथ कहलाएगा, ठीक है। यही हिस्सा, हाँ, इसी का कोई हिस्सा ऐसे जगह पाते पाते, प्रेशर से जगह पाते पाते कहीं और जाके जम जाए, जो दरअसल ऊपर से दिखने में तो बैथोलिथ जैसा ही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि बैथोलिथ उसकी माँ है, वो खुद जो है वो बैथोलिथ नहीं है, बैथोलिथ से प्राप्त पदार्थ से वो बना हुआ है, समझ गए। इसीलिए इसका जब पूरा ऊपर से तो नहीं देखने को पता चलेगा, लेकिन जब आप पूरी संरचना देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि अरे इससे इसका तो एक नली है, और वो नली जाके बैथोलिथ में जुड़ता है, इसीलिए इसे मशरूम शेप कहा जाता है, ठीक है। तो लैकोलिथ को ऐसे याद रख लीजिए कि जो है ये मशरूम के शेप का अगर वो है
जो कि जिसका सोर्स भी जो है वो बैथोलिथ ही होता है, लेकिन अगर वो मशरूम शेप का है तो उसे फिर हम कहते हैं कि ये लोपो लैकोलिथ है। ठीक है, अब आपका कंफ्यूजन बचा किसमें कि दो और टर्म्स हमने पढ़े थे, डाइक्स और सिल्स का सबको अंतर मालूम है? डाइक्स और सिल्क का सबको अंतर मालूम है? आई थिंक बहुत ही आसान है। अगर थोड़ा सा वर्टिकल, वो चीज वर्टिकल बहकर गई है और सूख गई है वहां पे, तो उसे कहते हैं कि वो डाइक्स है। और वही चीज अगर हॉरिजॉन्टल तरीके से इस तरह से अगर शीट्स के रूप में अगर बिखर जाए तो उसे सिल कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो स्वरूप तो आप समझ गए। अब केवल दो चीज आपको समझनी बची, वो दो चीज है कि सर ये जो है लोपोलिथ और फैकोलिथ, हाँ, इस चित्र में भले ही वो नहीं दर्शाए गए हों, लेकिन समझिए, अगर ये मैं आपको उदाहरण देकर ही आपको बता देता हूं कि अगर ये ऐसा हो कि बहुत बड़े एरिया में, ये इसी का उदाहरण, चलिए इसी का उदाहरण लेते हैं, आपको आसानी हो जाएगी समझने में, क्योंकि हम यही कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए। अगर इधर से इस पूरी क्रस्ट को चोट लगे, ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे स्ट्रक्चर को इधर से चोट लगे किसी दूसरे प्लेट का, तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, है ना भाई? फोल्ड पड़ जाएगा, इसमें वलन हो जाएगा, वलित हो जाएगा। ये जब वलित हो जाएगा और इधर ये भी प्रक्रिया चल रही है, मैग्मा जहां जगह पा रहा है वहां से निकल रहा है, जहां जगह पा रहा है वहां से निकल रहा है, तो अगर ऐसी स्थिति में जबकि फोल्ड जैसा स्ट्रक्चर जो है बन रहा हो और उसी समय लावा जो है वो यहाँ से, मैग्मा जो है यहाँ से निकलकर ये इन जगहों में ऐसे ऐसे जमा हो जाए, जहां जगह मिले उसे वहां ऐसे जमा होता जाए। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में उसको हम कहते हैं फैकोलिथ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आप ऐसे याद रखिए, लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है ना, एक्चुअली दिक्कत ये होती है कि फैकोलिथ में और जो है वो लोपोलिथ में कई बार गड़बड़ा जाता है। तो फैकोलिथ को याद रखना हो कि जो है फेंक दे और कढ़ाई उलट जाए तो फैकोलिथ हो गया, बात खत्म हो गया। ठीक है, और अगर ऐसी जगह पर जाके एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन अभी हम देखेंगे, आज के ही क्लास में देखेंगे, अगर इस प्रकार से जाके जमा हो जाए, भर गया फिर ऐसे भर गया फिर ऐसे भरता चला जा रहा है, इस प्रकार की संरचना बन जाए, तो उसी चीज को, हाँ, उसी चीज को जो है फिर हम जो है वो इसका नाम दे देते हैं लोपोलिथ। तो फैकोलिथ और लोपोलिथ भी ठीक हो गया, समझ में आ गया। मुख्य रूप से ये चार संरचनाएं भी, मैं ऐसा समझता, हाँ हो सकता है इस पर वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन कम आने की संभावना है, लेकिन जाने रहिए, ऐसा हो सकता है कि जो है वो इस प्रकार से पूछ ले कि निम्नलिखित जो वो है उनमें से कौन सा इंट्रूसिव है, कौन सा एक्सक्लूसिव है, एक ये सवाल आ सकता है। जो है दूसरा ये पूछा जा सकता है कि जो है ये कैरेक्टर है, ये निम्नलिखित में से कौन से स्वरूप में, भू स्वरूप में पाया जाएगा। जैसे कैरेक्टर लिख दे कि एंटीक्लाइंस में और सिंक्लाइंस में जाके जमा हो गया है, जिसकी की आकृति इस प्रकार की है, तो ये मुख्य रूप, ये जो है निम्नलिखित में से कौन है वो स्ट्रक्चर जो इन सभी लक्षणों को जो है वो पूरा करता है, ऐसा करके पूछ सकता है। तो हल्का सा आइडिया आपको होना चाहिए। और ये बहुत बड़े स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा, ये न समझिएगा कि बहुत छोटी सी जगह में हो रहा है। ठीक है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, पूरे माउंटेन बन जाते हैं इनसे, जब ये बाद में जो है वो क्षरण के द्वारा, इरोजन के द्वारा जब ये ऊपर की सतह उठ जाती है और ये बाहर दिखने लगते हैं, तो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और पूछिए भाई। सर दो तीन सवाल और आ सकता है, मैं जोड़ता हूँ। एक, भारत में लावा कहाँ पे है? जी सर। भारत में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लावा उत्पन्न हुआ है? जी सर। दूसरा, लावा जहाँ उत्पन्न होता है वहां पर खेती क्यों नहीं हो पाती है? जी सर। अगर खेती होती है तो किस तरह होती है? विश्व में एक लावा जो है लगातार वो टाइम पे उफनता रहता है। जी सर। वो कौन सा लावा है? विश्व में सबसे ज्यादा लावा किस प्रदेश में होता है, वहां लावा ज्यादा क्यों होता है? लावा होने के कारण में जो भूगर्भ के अंदर की जो प्रक्रियाएं हैं, वो प्रक्रियाएं क्या क्या है? इतनी जो तेजी से लावा उठता है और जमीन को तोड़ देता है, उस जमीन को तोड़ने का संवेग कहाँ से आता है? देखिए, अब क्या है, सौर का काम खत्म हो गया है, अब आपका काम स्टार्ट हो चुका है कि हाउ यू एक्सटेंड दिस प्रोसेस। मैंने आपको 10 बात बताया, ये 10 सवाल आने लायक है। जो ये लावा हमेशा उत्पन्न, जो जापान का कोई लावा नाम मैं मिस कर रहा हूँ, वो टाइम पे उत्पन्न हो जाता है, उसको बोलते हैं हमेशा जिंदा ही रहता है कि कुछ होशिकामा, क्या नाम है, कुछ नाम है ऐसा। हाँ, वो कभी जाता नहीं है। दूसरा,
भारत में लावा बहुत ज्यादा नहीं होता है कंपेयर अदर कंट्रीज, इसलिए जहां पे लावा भारत होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उसको आप फिर जोड़िए लावा को क्लाइमेट चेंज के साथ, कि जब लावा उत्पन्न होता है तो क्लाइमेट चेंज किस तरह होता है। जैसे ही क्लास सौर का खत्म होता है, सौर के क्लास में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है कि आपको 1 घंटा चाहिए क्लास को कवर अप करने के लिए। तो नाउ व्हेन दिस क्लास इज ओवर, यू ट्राई टू लिसन दिस लेक्चर अगेन और यू रियलाइज इसमें क्या क्या और सवाल बन सकते हैं। कौन सवाल आएंगे कहना है, नहीं आए कहना मुश्किल है, लेकिन ये आपके दिमाग में अगर आ गया तो एलिमिनेशन थ्योरी बहुत हेल्प करेगा। सर आप जो कह रहे हैं सर एग्जैक्टली यही सवाल आया हुआ है सर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो बैरन आइलैंड है सर, जो माना जाता है, इस पे सीधा प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया हुआ है सर। 3 कैरेक्टर दे दिया और बोला कि इनमें से बताइए कि कौन कौन सा चीज बैरन आइलैंड के बारे में सही है कि नहीं। जितना सवाल तुमने अभी तक क्लास लिया, हम लोग डिस्कस किए हैं, इसमें 25-30 सवाल बन रहे हैं आराम से और सारे सवालों में पोटेंशियल है एग्जाम में आने का। जी हाँ सर। कौन सा सवाल यूपीसी पूछे तो अपने को पता नहीं है। हम तो मैक्सिमम दिव्यास इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि कहाँ पे काम आ जाएगा। तो अगर इस डायरेक्शन में काम करेंगे तो उनको सहूलियत होगी। हम तो पढ़ा ही रहे हैं, हम आप तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन उससे काम पूरा नहीं हो रहा है। काम पूरा हो रहा है व्हेन दे आर गोइंग टू अप्लाई माइंड। हम तो इनके माइंड का एक्सटेंशन करना चाह रहे हैं। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। और कोई प्रश्न पूछिए ना प्लीज। कुछ तो होना ही चाहिए ऐसा जो कहीं ना कहीं किसी को फंसा हो, नहीं समझ में आया होगा, उस पर कुछ सवाल करिए, ध्यान करिए, अपना नोट्स देखिए जो आपने लिखा हो, उसमें कोई चीज जो उतने अच्छे से नहीं पकड़ पा रहे हो। जैसे उदाहरण के तौर पे जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है उस पर बहुत परेशान मत होइएगा, वो रिवीजन के जब तक आप उसको बार बार पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। इन्फॉर्मेशन बेस्ड जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, मुझे लगता है उसमें अगर कुछ है तो आप जरूर पूछिए। आप लोग, अच्छा एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहता हूं कि आप लोग आप लोगों के दिमाग में वो क्रम है ना, जिस क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, वो ध्यान है ना आपको कि क्यों हम इस वैज्ञानिक क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम जो चीजें नेचर ने सबसे पहले बना दी हैं, प्रकृति ने जो सबसे पहले जिनका निर्माण कर दिया है, वो हम पढ़ रहे हैं और आज एक बहुत बड़ा पोर्शन उसका पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम जाते हैं कि हम नेचर के दूसरा फेज जो है, पहला फेज हो गया कि जो है धरती बनने से लेकर और प्राइमरी जो स्ट्रक्चर्स हैं, प्राथमिक जो संरचनाएं हैं उनके बनने तक, ठीक है, आज वो हम समाप्त करेंगे। फिर इन पर अब हवा ने, पानी ने, मनुष्य ने, जीव जंतुओं ने कैसे उनका क्षरण करके उनका स्वरूप परिवर्तन कर दिया है। कौन कौन से नए जो है स्वरूप बन गए हैं, कहीं झील बन गया है, ठीक है, कहीं पे नदी बन गई है, कहीं कुछ हो गया है, इस पर डेल्टा बन गया है। ये सब नेक्स्ट फेज में आएगा। फिर उसके बाद कि जो सेकेंड फेज में बना उस पर इंसान ने थर्ड फेज में क्या किया, फिर 3 प्रकार से, ये ध्यान हमेशा रखेगा, ऐसे हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया और फिर उसने हमारे साथ क्या किया, आपस का इंटरेक्शन, ये 2-3 तरह से हम पढ़ाई करेंगे। तो मैं समझता हूँ आगे बढ़ते हैं। आज आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ मैं लैंड फॉर्म्स के बारे में, बहुत बेसिक जानकारी आज दूंगा खाली, और वो आप सब लोग या तो जानते होंगे पहले से, कोई बहुत उसमें ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उसमें अब सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। करूंगा रेडियो एक्टिविटी। नाउ व्हेन यू आर लिसनिंग द लेक्चर ऑफ द लावा, ये इसका रेडियो एक्टिविटी इम्पैक्ट क्या होता है। देखिए, मैं क्लाइमेट चेंज को, मैं सौर्य का लेक्चर सुन रहा हूं तो मैं इसको क्लाइमेट चेंज से ऐड कर रहा हूं कि जैसे लावा बनता है उसकी रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड द रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट क्या हो गया, कैलकुलेशन ऑफ द एज ऑफ अर्थ। ये तीनों चारों इंटरलिंक्ड है। जो आज का लेक्चर चल रहा है इनका, वो इतने ज्यादा डायरेक्शन में आपको लीड दे रहा है, यू कैन गो एनीवेयर। तो यू नोट डाउन, यू कॉपी वन मोर थिंग, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी हैपेंस। जब लावा होता है उसका रेडियो एक्टिविटी से क्या रिलेशन है। थैंक यू। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु सर ने बताया है। आज सोचा था मैं, संजोग की बात है, यही होता ही है कि आज लेक्चर जो अगला शुरू होना है उसका सबसे पहला भाग यही था। आपको ध्यान होगा कि हमने एक प्रश्न करके छोड़ दिया होगा, और ये सर ने जो कहा और वो प्रश्न दोनों आपस में संबंधित है। आपको याद होगा कि वैगनर महोदय ने जो हाइपोथेसिस दी थी, जो परिकल्पना संकल्पना दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, वो किस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे थे कि ऊर्जा कहां से आती है, ये प्लेट्स जो मूव होते हैं उनके लिए ऊर्जा कहां से आती है। तो रेडियो एक्टिविटी इस सब के नीचे भी है, और जब वो ऊपर आ जाता है, लावा बाहर आ गया, तब उसका रेडियोमेट्री से या रेडियो कार्बन डेटिंग से धरती के एज निर्धारण में उसका क्या रोल है, ये दोनों चीज आपको जानना चाहिए।
तो यही इसी चीज से शुरुआत करनी थी, बहुत ही सही समय पे सर ने दिशा दे दी। याद रखिएगा, वेगनर की हाइपोथेसिस में जो सबसे बड़ी जो खामी थी, जो कमी रह गई थी, वो अब बहुत हद तक पूरी मानी जाती है प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्सेप्ट के आधार पर। और ऐसा माना जाता है कि ये जो प्लेट्स का मूवमेंट वगैरह हो रहा है, जितना भी डायस्ट्रोपिक मूवमेंट और ये होता है, इसके पीछे, प्लेट के मूवमेंट के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है, वो दरअसल दो है। एक, धरती के कोर में छिपी हुई अपनी खुद की रेजिडुअल बची हुई अवशेषी ऊष्मा, जो भाई शुरू में तो बहुत गर्म था, बाहर से ठंडा होता जा रहा है, तो अंदर जो हीट है वो नंबर एक। और नंबर दो, रेडियो एक्टिविटी खुद, जो रेडियो एक्टिव विघटन है वो भी ऊर्जा जो है वो पैदा करता है। तो वो दोनों स्रोत माने जाते हैं, इन सभी घटनाओं के पीछे वो ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं, इसको जरूर ध्यान रखिए। तो ये एक बहुत बड़ी कमी थी जो फिर बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्रू पूरी हुई। ये आज की मॉडर्न थ्योरी है। और सर जो कह रहे हैं वो इसके ठीक नेक्स्ट स्टेज का चीज है कि अच्छा ऊपर तो आ गया, अब ऊपर आ जाने से इसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। बैरन आइलैंड में जो है वो लास्ट का फटा था। बैरन आइलैंड से अभी भी सक्रिय है कि नहीं, कब सक्रिय तो है ही, जो ज्वालामुखी सक्रिय माना जाता है। इसमें गड़बड़ मत करिएगा, सक्रिय का मतलब ये नहीं कि रोज लगता रहे। सक्रिय एक क्लास, एक वर्ग है कि भाई हाल फिलहाल में अगर उसका रिकॉर्डेड है हिस्ट्री में, अगर इतिहास में दर्ज है उसकी सक्रियता, तो उसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। ठीक है, यही ट्रिक था, सिर्फ यही ट्रिक थी एक्चुअली उस यूपीएससी के उस प्रीलिम्स के क्वेश्चन में। हम लोग कभी इसके खत्म होने के बाद जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तब देखेंगे। तो ये पहली बात ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार से इसके अप्लाइड एस्पेक्ट से व्यावहारिक अनुप्रयोगों की तरफ बहुत सवाल बन सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि ज्वालामुखी जो है वो वातावरण के तापमान वृद्धि के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो गया जिसके कारण मेंटल प्लूम पर क्वेश्चन भी आया था। मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में बताया भी था कि आखिर ये ऐसे ही नहीं आ गया है। अंटार्कटिका के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा मेंटल प्लूम जो है वो माना गया कि हीट का सोर्स है, क्यों पिघल रही है, ऐसे क्यों पिघल रहा है और आगे इसका क्या हो सकता है। तो वातावरण इस कारण से ये वातावरण से, वायुमंडल से क्रायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आपको इस परिप्रेक्ष्य में भी देखना है कि कोई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज जो हम पढ़ रहे हैं उससे संबंधित हो। दूसरा चीज, उस दिन फिर मैंने सवाल दे दिया, ये सब सोचे समझे हुए मैं आपको हमेशा कोई एक्सरसाइज देता हूँ, आप लोग बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, प्रतिभाग करते हैं, आपको अभी उसका महत्व नहीं पता चलेगा। जब ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट याद आया सभी को, जो भ्रंश बन रहा है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट पर, जब मैंने बताया था कि बताइए भाई गेस कीजिए कि ये क्या है, फोटो दिया था, उसके नीचे फिर से वही मेंटल प्लूम वाली बात है। जो एक धारणा है वो यही है कि इसके नीचे बहुत बड़ा मेंटल प्लूम है, जिसके गर्मी की वजह से और अपवेलिंग की वजह से क्रस्ट जो है वो पतली होती जा रही है और इस कारण से उठ गया है। तो इसीलिए वो जो रीजन है, वो जो क्षेत्र है, वो उठा हुआ है बाकी अफ्रीका की तुलना में वहां। ठीक है, तो बहुत सारे कारण हैं इसके, बहुत सारे प्रयोग और बहुत सारे इंटरलिंकिंग्स आपको मिलेंगे। वातावरण पर इसका क्या प्रभाव है, मानव जीवन पर क्या प्रभाव है, अफ्रीका जो जियोग्राफी पर क्या प्रभाव है। आगे आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद वैज्ञानिकों ने क्या अंदाजा लगाया कि क्या होगा, तो बताया कि वो जो मेडागास्कर जो है और ईस्ट अफ्रीकन का जो पोर्शन है, जो सोमाली प्लेट वाला जो एरिया है, वो खिसक जा रहा है, वो टूट के हो सकता है दूसरा अलग ही बन जाए और बीच में जो है वो पानी भर जाए समुद्र का। ऐसे तो आप समझिए ना, थोड़ा सा इस चीज के अनुप्रयोग की तरफ भी आपको, ये आपका होमवर्क है बेसिकली। थोड़ा सा प्रयास कीजिए, अगर नहीं हो पाएगा तब फिर हमें को कराना पड़ेगा। लेकिन यह है कि मैं ऐसा चाहता हूं कि हम आपको जो है वो ये कहते हैं ना, खाली जो है अपने खेत से फसल काट के नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप खेती करना सीख जाए, आपका माइंड जो है उस तरह अप्लाई होने लगे, और वो होमवर्क से होता है इसलिए। ठीक है, अब हम जैसे शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं आज का जो चीज है वो पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज मैंने आपके लिए बहुत हल्का सा ब्रीफ, एक संक्षिप्त परिचय मैंने सोचा बता दूं कि मुख्य रूप से हम किन लैंड फॉर्म्स के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जानना आपके लिए आवश्यक है। तो देखिए ना, जो लैंडफॉर्म्स के बारे में, जिनके बारे में हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे वो ये हैं, 3 होते हैं दोस्तों। ठीक है, 3 मुख्य रूप से होते हैं। नंबर 1 है पर्वत, दूसरा है पठार और तीसरा जो है वो मैदान। मुख्य रूप से इन 3 भाग में करके पढ़ा जाता है। हम अभी यहाँ पर जो है पूरी तरह से इस पर हावी होने के लिए नहीं तैयार है। अभी आप इनकी उत्पत्ति और इनकी संरचना के बारे में जो मूल बिंदु हैं वो समझिए। उसके बाद जब अगली क्लास होगी उसमें एक तरफ से उठाएंगे मानचित्र
इसके बाद वाली याद रखिएगा, इसके बाद की जो कक्षा होगी उसमें सब लोग आज भी एटलस का प्रयोग होगा और उसके बाद मानचित्र पर जकड़ के काम किया जाएगा कि विश्व के आज ही प्रयास करते हैं, आज ही प्रयास करते हैं, थोड़ा सा आज करेंगे बाकी का कल करेंगे। तो याद रखिएगा ये है वो, इनमें से तीनों के तीनों, अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है। ये तीनों प्रकार के जो लैंड फॉर्म्स हैं, भू आकृतियां हैं, ये तीनों प्राथमिक संरचना के रूप में भी संश्लेषित हो सकती हैं। दे कैन बी अ रिजल्ट ऑफ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्राइमरी प्रोसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट फॉर्मेशन ऑल्सो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। क्रस्ट फॉर्मेशन के बाद की जो स्थिति है उसके प्राइमरी प्रोसेस का भी रिजल्ट हो सकते हैं। प्लेन भी बनता है, कॉन्टिनेंटल प्लेन्स भी बनते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये दोनों तो निश्चित रूप से, ये दोनों निश्चित रूप से प्रारंभिक अवस्था में ही बन जाया करते हैं, ठीक है। जो प्लेन वाला पार्ट है ये प्रारंभिक अवस्था में भी बन गए हैं बहुत सारे, और कुछ नदियों ने काट के क्षरण के प्रोसेस से भी मैदान बना दिए। यहां तक सबको क्लियर हो गया कि कौन कैसे बनता है, ठीक है। माउंटेन, और ये तीनों प्रक्रियाएं ध्यान रहिएगा, ये कोई घटनाएं नहीं है, ये प्रक्रियाएं हैं, ये दरअसल प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस यानी पहाड़ों के बनने का, पर्वतों का जो जनन है वो भी चल रहा है अलग अलग जगह पे। आप जानते होंगे कि हिमालय भी, कि वैज्ञानिक मानते हैं कि हिमालय की भी जैसे जैसे भारतीय प्लेट जो है वो एशियन प्लेट के नीचे जो है धंसती जा रही है, हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इसीलिए इनको कहते हैं यंग एंड ग्रोइंग माउंटेन्स, ये युवा और बढ़ते हुए, वृद्धि करते हुए माउंटेन्स है। इसी प्रकार प्लेट्यूज भी बन जाते हैं, जहां भी लावा फैलेगा और दूर तक जाएगा। कौन सा लावा दूर तक जाता है जी, बताइए, किस प्रकार के ज्वालामुखी का लावा दूर तक जाता है? एसिडिक की बेसिक, अम्लीय की क्षारीय? सर अम्लीय। अम्लीय जो लावा होता है वो दूर तक जाता है। उस ज्वालामुखी को क्या प्रकार कहते हैं? दो प्रकार के ज्वालामुखी बताए थे, हाँ, क्या कहते हैं उसे? शील्ड वॉल्केनो कहते हैं। उसको कैसे बोलेंगे हिंदी में आप देख लीजिएगा, अगले क्लास से आपको ब्रैकेट में हिंदी भी मिलेगी, कोई टेंशन की बात नहीं। तो जो शील्ड वॉल्केनो का लावा होता है दोस्तों, वो दूर तक जाता है। आप जानते हैं कि उसमें विस्फोट नहीं होता है क्योंकि वो बहुत अधिक चिपचिपा नहीं होता है और वो दूर तक बहता है और काफी स्पीड से बहता है। तो फ्लड बेसाल्ट का जो है वो फ्लड बाढ़ जैसी आ जाएगी, तो वैसा बन जाएगा, पठार बन जाएगा। दक्कन का पठार एक महत्वपूर्ण उसका उदाहरण है। फिर प्लेन्स, इसी प्रकार मैदानी भाग भी बनते हैं। कुछ मैदानी भाग जो है वो स्ट्रक्चरल होते हैं, जो स्ट्रक्चर के कारण उसकी संरचना ही वैसी है, उसको किसी ने काट पीट कर, किसी ऊंचे भाग को काट कर या बराबर करके नहीं बनाया है, उसकी संरचना शुरू से ऐसी ही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को। विश्व के वह हिस्से जो कि शुरू में जैसे थे, कम ज्यादा करके अभी भी वैसे ही बचे हुए हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा उनमें कोई बहुत जो है वृहद स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है किसी भी कारण से, और वो ज्यादातर बचे हुए हैं, रेजिस्ट कर गए हैं, अपने स्वरूप को बचाए रख पाए हैं। उन्हें भी शील्ड कहा जाता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। एक तो शील्ड वॉल्केनो समझ ही गए आप, उसी से संबंधित चीज ये याद रखिए कि विश्व के वह हिस्से, ये वाला हिस्से देखिए, ये जो हिस्से हैं विश्व के ऐसे हिस्से जो कि जिस स्वरूप में थे उसमें ज्यादातर अपने आप को बचा ले गए हैं, वैसे वैसे बचे हुए। ये देखिए भारत का वो भाग, थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत बृहद स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत चेंज हो, वैसे भी होना है, वो तो वहां की जलवायु से संबंधित जो थोड़े बहुत चेंज होंगे वो तो होंगे, है ना। थोड़ा बहुत सॉइल इरोजन होगा, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन लार्जली वो किसी बड़े टेक्टोनिक मेगा इवेंट का हिस्सा नहीं बने हैं, या उन पर उसका दुष्प्रभाव नहीं कहना चाहिए, उसका प्रभाव नहीं पड़ा। वो शील्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये बन गए। क्या हम आप नहीं कह सकते कि कभी हो सकता है ये भी ऐसा ही रहा हो, ये वाले हिस्से भी जो थोड़ा बहुत बदल गए हैं, शुरू में तो भी ऐसे ही रहे होंगे, लेकिन किसी न किसी कारण से वो हिस्से परिवर्तित हो गए। तो ये जो परिवर्तन है, अब मैं उसकी बात करने जा रहा हूं, ध्यान से सुने। देखिए अलग अलग कलर का कोड समझिए। सबसे पहला परिवर्तन जो हुआ वर्ल्ड ओवर, आपको याद है हिंदुस्तान के बारे में जो हमने पढ़ा था, ये फलाना, फिर विंध्यन, कडप्पा, ये सिस्टम, धारवाड़ सिस्टम, गोंडवाना सिस्टम, ये सब पढ़े थे ना।
इसी को वर्ल्ड के लेवल पर समझिए। मेजर जो कैटेगरीज हैं वो समझिए जो परिवर्तन हुए हैं। कैलेडोनियन फोल्ड्स कहा जाता है, पहला जो परिवर्तन हुआ वो कैलेडोनियन फोल्ड्स है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं अभी कि किस युग में कब हुआ था। सीरियल ये है, इस तरफ जा रहा है, ये पुराना है, ये नया है। ये एरिया देखते जाइए कहाँ कहाँ है। ये जो हिस्से हो गए महत्वपूर्ण, ये कैलेडोनियन के समय में, उस समय में जो है ये फोल्ड्स पैदा हुए, थोड़ा बहुत चेंज हुआ। ठीक है, एक अंग्रेजी में शब्द आता है, हिंदी आपको ढूंढ लेना है, उसको कहते हैं डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स। ठीक है, ये उठना गिरना, क्रस्ट की जो प्लेट है उसका उठ जाना, गिर जाना, इधर उधर मूव हो जाना, ये पूरा डायस्ट्रोफिक जो है मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, तो वो जो इनका मूवमेंट है वो पहला बड़ा मूवमेंट जो हुआ, ये तो शील्ड्स है, ये तो शील्ड्स ही है। इसके बाद जो पहला बड़ा, मैं इसको दूसरे कलर में करता हूं ताकि आपको समझ में आए। हाँ, दूसरा कलर बदल देते हैं। फिर जो दूसरी जो घटना हुई, यहां 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 यहां, ये जो घटना हुई ये नेक्स्ट इवेंट हुआ, और ये जो है फोल्ड्स, वहां पर फोल्ड्स पड़ गए। ठीक है, नेक्स्ट इसके ठीक बाद देखिए क्या घटना हुई, फिर से मैं कलर चेंज कर देता हूं। हर्सिनियन फोल्ड हुए। ये इसमें ऐसा मत समझिए कि ये तो बहुत थ्योरी हुआ जानने नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे आपको बहुत याद हो जाएगा अच्छे से। अभी देखिएगा कैसे याद हो जाएगा, आपने इस दृष्टिकोण से शायद कभी देखा ही ना हो। जो भूगोल विषय के जो जानकार हैं उनके लिए, उनसे क्षमा चाहता हूं मैं आप लोगों से जिनका सब्जेक्ट ही वही है, लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने कभी भूगोल जीवन में पढ़ा नहीं है, उनके लिए एक याद रखने का भी और समझने का भी बहुत आसान तरीका है। तो अगले पहाड़ ये बने, फिर इनसे बाद हर्सिनियन फोल्ड्स आए। ठीक है, हर्सिनियन फोल्ड जो है वो इस कलर में देखिए दिखाए गए हैं। अगला जो नेक्स्ट मूवमेंट हुआ, बहुत बड़े विश्व के बहुत बड़े भाग पर इसका प्रभाव पड़ा, ये देखिए हर्सिनियन फोल्ड्स यहाँ हो गए। ठीक है, ये तीसरा दौर हुआ, और सबसे जो अभी दौर चल रहा है हमारा, आपका जो दौर चल रहा है इस समय, उसमें फिर लास्ट मूवमेंट हुआ। ठीक है, इसको इस कलर से कर लेते हैं, लास्ट आखिरी मूवमेंट हुआ। ये देखिए, ये जो लड़ने भिड़ने से बने हुए हैं जो माउंटेन्स, ये लड़ने भिड़ने से जो बने, ये यहाँ, फिर यहाँ, इस पूरे ये एरिया में दिखा रहा है देखिए, और जो चलता चला आ रहा है यहां तक, ये पूरा एरिया। ठीक है, ये एरिया, ये देखिए, ये सारे जो है वो दो प्लेट्स के लड़ने से और फोल्ड हो गया है। ठीक है, तो फोल्ड और फॉल्ट, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी तुरंत काम आने वाला है। फिर से बोल रहा हूं, वलन और भ्रंश, फोल्ड और फॉल्ट, इन दोनों की वजह से ऊंचाई में परिवर्तन आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बताओ। देखो ऐसे, देखो ऐसे था, ये प्लेट थी। ठीक है, फिर एकदम से क्या हुआ कि यहाँ पर फॉल्ट पड़ गई, हाथ हटा रहा हूं मैं, ऐसे दिखाता हूं, यहाँ पर फॉल्ट पड़ गया, ये फॉल्ट पड़ गया। ठीक है, ऐसे है। अब एक हिस्सा धंस गया नीचे, तो ये अपने आप अपने तल से ऊपर हो गया कि नहीं हो गया, देखिए। और मान लो यही चीज दोनों तरफ हुआ होता, यहारो यही हुआ हो और यहारो यही हुआ है, तो एक बीच में खड़ा रह जाएगा ऊंचा भाग कि नहीं खड़ा रह जाएगा, है कि नहीं। ऐसे उंगली है, इसमें से एक ऊपर रह गया और बाकी का नीचे बैठ गया सारा, तो अगल बगल नीचे हो गया और ये ऊपर रह गया। इसको अगर स्केच से दिखा दूं मैं आपको, आसानी से दिखा देता हूं। इस तरह से था मामला, ये फॉल्ट पड़ा और ये फॉल्ट पड़ गया, मान लो ऐसे फॉल्ट पड़ गया यहाँ पर, और ये दोनों हिस्से जो है वो नीचे धंस गए, तो ये एक ब्लॉक जो है ऊपर रह गया। धीरे धीरे हवा इसको काटती गई, तो अंत में जाके ऐसा बन गया, और जो धंसे थे वो हिस्से ऐसे हो गए। तो देखिए माउंटेन बन गया कि नहीं बन गया। तो फोल्ड भी हो सकता है, फोल्ड माने ये इससे लड़े, ये इससे लड़े, दोनों जने जब इनकी आपस में लड़ाई हुई, तो ये मेज पर, टेबल के ऊपर चादर जो होती है, अगर एक तरफ से इसे दाब दीजिए तो फोल्ड नहीं पड़ जाता है उसमें, बस वैसे ही समझिए, इसको एक तरफ से दाब दिया अगर, तो इस पे पता चला फोल्ड बन गया, ये नीचे धंस रहा है और ये फोल्ड होता जा रहा है, तो लीजिए यहाँ माउंटेन बन गया। तो फोल्ड और फॉल्ट्स दोनों के ही परिणाम स्वरूप जो है पर्वतों का निर्माण हो सकता है। ये जो मुख्य रूप से जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये फोल्ड के कारण है। ये देखिए यंग अल्पाइन माउंट जो सबसे लेटेस्ट बने हैं, नए नवेले। और क्या यह कहने की आवश्यकता है कि हिमालय पर्वत इसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा होगा? सब लोग समझ गए होंगे तुरंत ही, है ना। तो सब जितना भी मेजर, एक बात और देखते आती है, रुचिकर बात आपको बताता हूँ, ध्यान से सुने। कहा जाता है कि जहां कहीं भी फोल्ड माउंटेन्स होंगे वो महासागर के किनारे ही बनेंगे, जहां पर कोई महासागरीय प्लेट किसी महाद्वीपीय प्लेट से लड़ रही होगी, वहीं पे बनेंगे फोल्ड माउंटेन्स। क्या आप इसका कोई अपवाद बता सकते हैं?
कि जहां पर पर्वत हो और उसके बगल में सागर ना हो? ये जो उदाहरण देख रहे हैं, बताइए जरा। 1 मिनट रुकिएगा, अभी सब घचपचा गया है ना, इसलिए नहीं आप बता पा रहे होंगे, या और भी हो तो हाँ चलिए ऐसे दिखा देता हूँ। एक कलर कोडेड भी मैंने निकाला कहीं से। जितना चीज ये इस वाले कलर में दिख रहा है, ये कैसे बताऊं मैं आपको, 1 मिनट, ये हाँ, ये वाला जो कलर दिख रहा है ना, ये जितना भी है, यही वो एरिया है फोल्ड माउंटेन्स का, माउंटेन्स के बनने का मुख्य रूप से। ठीक है, तो ऐसी कोई जगह आपको दिख रही है जहां पर ये बने हो, ओरोजनी हो रही हो अभी भी, मतलब ये ओरोजेनिक जो है, ओरोजन बोलते हैं इसको भी, पर्वत निर्माण, पर्वत जन्म चल रहा है। अब आप ये बताइए, ब्लू कलर, इस वाले ब्लू कलर को देखिए, या मैं आपको मार्क कर देता हूं फोल्ड माउंटेन्स जल्दी से, इससे आपको मानचित्र पर जो है वो उसका भी अभ्यास हो जाएगा। एक कोई कलर लेते हैं जो इसमें ना मेंशन हो, ब्लैक कलर लेते हैं। ठीक, अब मैं मार्क करने जा रहा हूं, ये देखिए, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया, यहाँ का एरिया, ये पूरा हिस्सा। अगर मैं कहूं कि ये मुख्य रूप से प्लेटों के लड़ने से बन रहे हैं सारे प्लेट, ये देखिए प्लेट, ये आपको ध्यान है क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है जी, कोई बताएगा? जो हम अभी काला लाइन खींचे, लंबा वाला, लाल कर देते हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ध्यान से सोच के बताइए, ये तो पैसिफिक है, ये नहीं, मिड अटलांटिक रीजन, ये तो अटलांटिक है रे, है ना? ये रिंग है जो आप बोल रहे हैं, वो यहाँ ये है, ये यस सर। हाँ, है ना? तो ये मिड अटलांटिक रीजन पढ़े थे ना? यस, बिल्कुल सही जवाब। यस सर। वो जो दूर होता जा रहा है, आपस में दूर होता जा रहा है, जो ओशियन का फ्लोर जहां से स्प्रेड हो रहा है जी ना? सर। अच्छा ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये यहाँ के लड़ रहा है ना, इस जगह, इन जगहों पर लड़ रहा है ये। ठीक है, सब जगह जहां पर देखेंगे आप, ये लड़ाई हो रही है। पैसिफिक प्लेट जो है वो अमेरिकन प्लेट्स के नीचे जा रही है, यहाँ लड़ाई हो रही है, तो यहाँ फोल्ड माउंटेन बन जा रहा है, फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन। ठीक है, तो क्या यह मैं जो प्रश्न पूछा था वापस पूछता हूँ आपसे, क्योंकि रुचिकर चीज है, इसलिए जल्दी से, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा। कहते हैं, मैं बता ही देता हूं कि कहते हैं कि हिमालय ही एकमात्र, ये वाली जो सीरीज है, यही एकमात्र ऐसी सीरीज है जहां पर कोई सागर नहीं है, फिर भी यहाँ पर एक पर्वत है। लेकिन इसके पीछे भी कहानी ये है कि यहाँ पर भी पहले सागर ही था, अब नहीं है। समझ गए बात? ध्यान रखना, यहाँ पर भी टथीस सी जैसा एक चीज था, जो कि फिर धीरे धीरे लुप्त हो गया, जो दोनों प्लेट्स के लड़ने से वो नहीं रह गया। ठीक है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सही बात है कि महासागर के आसपास होता ही है, ओशियानिक प्लेट जब कॉन्टिनेंटल प्लेट में सबमर्ज होती है। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ रवि, बताना। थोड़ी देर बाद दोस्त, एक ऑनलाइन क्लास चल रहा है, मैं करके फिर फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ, ओके। क्षमा कीजिएगा, एक अर्जेंट फोन आ गया था, वो भी मेरे विद्यार्थी रहे हैं, अभी IRS ऑफिसर हैं, तो ठीक है, हम वापस आ जाते हैं अपने इस पर। ये एक चार्ट है जो जल्दी से आपको बता के फिर आगे बढ़ जाते हैं, ताकि आपको, अब इसमें आपको मजा क्या आएगा कि अब क्योंकि आप उम्र जानते हैं उनकी और उनको अलग प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, तो आप जल्दी से मैप उठा के हर एक पीरियड में, हर एक युग में बने हुए जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनको आप फटाफट मैप पे लोकेट हम और आप मिलकर कर सकते हैं। जैसे प्री कैम्ब्रियन पीरियड के मैं आपसे कहूं, ये सबसे पुराने पर्वत देखिए, सबसे पुराने पर्वत ये दोनों माने जाते हैं। बहुत सारे तो इसमें से घिस घिस के खत्म हो गए, हैं ही नहीं अब, ठीक है, रहे ही नहीं गए। अभी आज की तारीख में आप पाएंगे कि जो कि प्रॉपर तरीके से पर्वत कहे जा सकते हैं और सबसे पुराने वो कैलेडोनियन वाले पीरियड के ही हैं, जो कैलेडोनियन सेकेंड फेज में बने थे, वो आज की तारीख में सबसे पुराने पर्वत कहे जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान हो, कहा जाता है कि अरावली जो है वो हमारे यहाँ का वो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से है, ये भी आपने सुना होगा। और ठीक उलट उसका कहा जाता है कि हिमालय जो है वो सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से है और अभी भी बन रही है। ठीक है, तो कैलेडोनियन समय में बने हुए पर्वत ये हैं, देखिए टेक्टोनिक पर्वत श्रृंखला है, स्कॉटलैंड के जो माउंटेन्स है, आयरलैंड के जो माउंटेन्स है, स्कैंडिनेविया जो कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, उनके माउंटेन्स है, कुछ ब्राजीलियन माउंटेन्स और अरावली। कैलेडोनियन, ये जो हमने पढ़ा कैलेडोनियन है, आप जल्दी से जो पढ़ा है उसको मैप पे देखिए जरा,
ये सही बात है ना? सही बात। ब्राजीलाइट्स पढ़े ना, स्कैंडिनेवियन पढ़े ना, देखिए सब आता जा रहा है सारा, जो 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 हम पढ़े हैं सारी चीज, ठीक है। फिर अगला अगला युग कौन सा है, जल्दी देखिए तो, हर्सिनियन पीरियड में। हर्सिनियन पीरियड जिसमें बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़े हिस्से में है जो विश्व के, सियरा नेवादा एरिया जो है यूएस का। फिर यूरोप में वॉस्जेस, ब्लैक फॉरेस्ट, हार्ट्स माउंटेन्स हैं। फिर अल्ताई, सायन और बैकाल, ये वर्सिकन जो है, ठीक है। तियन शान, किंगन, तारिम बेसिन, आमुर बेसिन, ये सब इस जगह पे है। ये सारी बेसिन यहाँ ठीक सेंट्रल एशिया के इस इलाके में, ये पूरी एक श्रृंखला यहाँ तक चली आ रही है। देखिए ये पूरी, ये इसके हिस्से हैं, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे माउंटेन्स हैं। फिर साल्ट रेंज, पाकिस्तान का जो नमक पर्वत श्रृंखला कही जाती है, जो साल्ट रेंज पाकिस्तान की है, अभी उसको लोकेट करने का प्रयास करते हैं। रुक जाइए, इस एक्सरसाइज आपको सिखा देता हूँ आज। फिर जो यंगेस्ट माउंटेन्स है हमारे, ये देखिए, रॉकीज, एंडीज, स्पेलिंग थोड़ी गलत है, आल्प्स, कैरापेथियन माउंटेन्स, एपेनाइन्स, डायनारिक आल्प्स। फिर अफ्रीका में एटलस पर्वत। फिर आ जाइए इधर एशिया में, पामीर नॉट, जिसमें कि ये पर्वत है, टॉरस, पॉन्टिक, ये है आई थिंक पॉन्टिक है, जैग्रोस, एल्बर्ट, कुनलुन। और फिर हमारा हिमालय तो है ही सबसे यंगेस्ट और सबसे जो बड़ी पर्वतमालाओं में से एक है। तो कोशिश करते हैं एक यंगेस्ट से उधर की तरफ चलते हैं कि पामीर नॉट क्या है, जरा देखा जाए कि पामीर नॉट क्या है। लेट अस सी, लेट्स ट्राई अवर लक एंड सी व्हाट इज पामीर नॉट। अगर ये काम भर का बड़ा हो जाए, रुक जाइए मैं बताता हूँ। ये सही है, ये सही है। मैं सीधे वापस ले चलता हूँ और पामीर नॉट आपको अगर मैप या गूगल अर्थ से दिख जाए तो ज्यादा बेटर। हाँ, एक पहला ही चीज देखते हैं। ये देखिए, अब आप इसको ऐसे ऐसे तो शायद समझ में नहीं आया आपको, लेकिन मैं आपको इस पर पेन चलता है नहीं चलता, आप बस ये चीज आप देखिए। अगर कर्सर, आप क्या मेरा कर्सर आपको दिख रहा है? यस सर। अच्छा, कर्सर दिख रहा है, ये देखिए। तो ये देखिए यहाँ से, ये तो आप समझ ही गए कि हमारे भारत का ये हिस्सा यहाँ से शुरू हो गया। तो यहाँ पर हिमालयाज ये शुरू हो गए, ठीक है। कराकोरम ये लिखा ही हुआ है, आउटर हिमालयाज हो गए। फिर ये हिमालयन पूरी श्रृंखला हो गई, ग्रेटर, लेसर, आउटर, यहाँ पर शिवालिक, ठीक है। ये तो हिमालय से हो गया। ये जो एरिया हिंदू कुश से होते हुए इस तरफ जाता है ना, यहाँ पर ये पामीर लिखा हुआ है, देखिए। तो ये ऐसे मिलता है आगे, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे लगता है गांठ बंधी हुई है, जैसे गांठ कोई मार दिया है यहाँ पर। पामीर नॉट इसलिए कहते हैं, ये ऊंचा स्थान है, पर प्लेट्यू जैसा, पठार जैसा। और इससे यहाँ से इस प्रकार से तियन शान, ये देखिए तियन शान की पर्वतमाला ही जा रही है। तो ऐसा लगता है ये गांठ है, इससे कई सारी जो है इसके रस्सियां निकल रही हैं, इस प्रकार की फीलिंग आती है। इसलिए इसे पामीर नॉट कहा जाता है, इस पूरे एरिया को, ठीक है। इसको पामीर नॉट कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अगर इसमें दिया हो तो ठीक से दिख भी जाएगा। हाँ, ये देखिए, ये पामीर्स हो गए। यहाँ से एक ये कराकोरम निकला जा रहा है, ये कुनलुन शान निकला जा रहा है, ये तियन शान निकल रही है, यहाँ पर आके मिल रहा है। फिर ताजिकिस्तान, छोटे छोटे पर्वत यहाँ पे बहुत सारे हैं और बहुत सारी बेसिन्स हैं। ये हम लोग जब कॉन्टिनेंट वाइज मैपिंग करेंगे तब ये आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ये तारिम बेसिन हो गई, यहाँ के कुछ माउंटेन्स है। हिंदू कुश पर्वत हो गया, ये हिंदू कुश पर्वतमाला हो गई, देखिए, ठीक है। तो पामीर नॉट जो है, एक बार एक सेंटर पकड़ लिया और उसी के हिसाब से सारी मैपिंग कर डाला जाएगा हम आगे चलकर। अभी एक एक करके ड्रेनेज सिस्टम, माउंटेन सिस्टम, प्लेन, ये एक एक करके मैं आपको सारा बताऊंगा, विशेष रूप से एशिया का, पूरे वर्ल्ड का, और विशेष बल जो रहेगा एशिया और इंडिया, भारत पे रहेगा, ठीक है। ये हो गए, पामीर नॉट की बात हो गई। अगली चीज पढ़ते हैं। पामीर नॉट आपने देख लिया, हिमालयस आप देख लिए, एटलस देख लीजिए। एटलस पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है भाई? एटलस पर्वत श्रृंखला अफ्रीका में, आप सब जानते हैं। लाइए देखते हैं, फटाक से देख लेते हैं। आपको ये एक्सरसाइज आपको हमेशा मैप पे करनी चाहिए। एटलस अगर आपके पास है तो अभी भी देखते रहिए, खाली स्क्रीन के सहारे मत रहिए, मेरा कहना यह है।
ये सारे जो हम अब इस समय देख रहे हैं, पामीर नॉर्थ से लेकर हिमालय तक, और उधर एटलस, और ये सब नवीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एंडीज, रॉकी। फाइन, ठीक है। आप अपना हिमालय ही देख लेते हैं, आपको हिमालय दिखा देते हैं ना पहले, एक मिनट। इससे आपको ऊंचाई का अंदाजा इसमें थोड़ा हो जाएगा अगर 3D होगा तो। देखिए ये हैं वो फोल्ड्स जो पड़े हैं दोस्तों, इंडियन प्लेट एशियन प्लेट के नीचे जब गई है, किस तरह से पूरा ये वलन, ये पूरा एक एरिया बन गया है यहाँ पर। देखिए अब आप समझ पाएंगे उस चीज को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इस प्रकार से ये बीच में आपको दिख ही रहा होगा, एक हाईलैंड है। इसका मैं स्ट्रक्चर अभी आपको समझा भी देता हूँ, आप बिल्कुल चिंता न करिएगा। आप बस ये देख लीजिए, पूरा एक 360 डिग्री व्यू देख लीजिए, किस तरह से एक सेंट्रल पार्ट से, एक केंद्रीय बिंदु से आप देख रहे हैं कैसे अलग अलग दिशाओं में जैसे लगता है कि पर्वत श्रृंखलाएं निकल रही हैं वहां से, ऐसा फील हो रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है वो एरिया जहां से सब कुछ निकलता हुआ दिखता है, ठीक है। फिर यहाँ के आगे अगर हम अपनी तरफ से, चलिए मैं अपनी तरफ से दिखाता हूँ आपको, हिंदुस्तान की तरफ से, तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। हाँ, इंडिया की तरफ से देखिए, ये देखिए सारी चीजें, कितनी सारी 3-3 श्रृंखलाएं यहाँ से निकलेंगी। आप उन्हें साफ साफ आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि मैसिव, ये देखिए चलते चले आ रहे हैं। ग्रेटर हिमालयाज सबसे उत्तर के साइड में आपको दिखेंगे, और फिर आपको जो है ये छोटी छोटी शिवालिक की जो है छोटी छोटी सबसे कम ऊंचाई वाली चोटियां भी दिखेंगी जो यहाँ से चलती जा रही हैं, ठीक है। इसको प्रॉपर मैप पर भी देखेंगे, बस आप इस प्रकार से भी कभी कभी एक आइडिया ले सकते हैं आप। एटलस हमेशा आपके पास होनी चाहिए। रॉकी और एंडीज पर्वतमाला भी इसी का हिस्सा है, हमने बात किया था अभी, ठीक है। ये देखिए ऊपर देखिए, वहीं जो है पैसिफिक प्लेट, जो हम लोग उस दिन भी उसका अध्ययन किया था, ठीक है। ये पूरा एरिया जो इस तरफ का एरिया है जहाँ प्लेट्स का कन्वर्जेंस जोन है। फिर ये पर्वतमाला जो है पेरू और चिली, देखिए यहाँ से जो साउथ अमेरिका में चला जा रहा है, ये पूरी पर्वतमाला, ये देखिए साथ साथ चलती जा रही है हमारे। ये फिर पर्वत भी है, पठार भी है, ठीक है। इस प्रकार के सारे बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो आप एटलस पर इनको एक बार चिन्हित कर लीजिएगा। आपका होमवर्क क्या है, बहुत महत्वपूर्ण होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, वो ये है कि कम से कम इतना जान लीजिए कि विश्व की जो महानतम पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो किन किन राष्ट्रों से होकर गुजरती हैं। बहुत जरूरी है, ये आपकी जानकारी में जरूर होना चाहिए कि भाई कौन कौन से देश में जो है ये पर्वत श्रृंखला जो है वो पाई जाती है। ये आपको जरूर मालूम होना चाहिए, इसमें कोई दो राय मत रखिएगा ना। यही मैप वर्क किसी को कहते हैं, ये आइडिया जरूर होना चाहिए कि भाई जो है ज्योग्राफी का पॉलिटिक्स आपको जरूर मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये इस युग में बने हैं, देखिए युग बिलिंग, ये तो प्री कैम्ब्रियन में हो ही गया सबसे पहला जो था, ये प्री कैम्ब्रियन युग के सारे हो गए थे, समाप्ति के कगार पे समझिए उनको। फिर सिल्यूरियन और ऑर्डोविशियन समय में जो था, जियोलॉजिकल टाइम स्केल आप पढ़े हुए हैं, उसमें पहला हुआ, दूसरी फेज आई। फिर ये पर्मियन जो एरिया आया, इसमें तीसरी फेज बनी। और टर्शरी पीरियड जो अभी चल रहा है, टर्शरी पीरियड, उसमें हिमालय बने, और फिर वहां से काट काट के देखिए ना, टर्शरी पीरियड में जो है वो ये हिमालयन सिस्टम, जो पूरा हिमालयन सिस्टम बना, ये टर्शरी सिस्टम में बना। और फिर ये पूरा गंगा यमुना और बाकी नदियों ने जो मैदान बनाया है, तो आपको याद ही होगा कि हमने पढ़ा था कि सबसे बाद में फिर ये बने, धीरे 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 नदियों के डिपॉजिट से ये बने। चलिए जल्दी से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जल्दी से मैं बता दूं कि ये तो आपने पढ़ लिया उनकी उम्र। अब वो कितने प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के हिसाब से, या तो कंप्रेशन के फोर्स से बनेंगे, एक दूसरे के लड़ने से, जो अभी हम देखते आ रहे हैं। जब वो कंप्रेशन से बनते हैं तो उन्हें फोल्ड माउंटेन्स या वलित पर्वत कहा जाता है, ठीक है। जब टेंशन और कंप्रेशन दोनों के ज्वाइंट फोर्स से बनते हैं, दोनों के युग्म, दोनों के जो है संयुक्त, जो है सब संयुक्त ऊर्जा से उनसे बनते हैं, संयुक्त बल से, तब उन्हें ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। अभी दिखाया था और वापस दिखाऊंगा। जब लावा वगैरह के कारण बन जाए, वॉल्केनिक एक्टिविटी के वजह से जब माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर बन जाए, तो उसे वॉल्केनिक माउंटेन या ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं।
और जब कटने छटने से बन जाए, मान लीजिए बहुत बड़ा प्लेट्यू था, ऐसे बहुत बड़ा पठार था, फिर हवा पानी इसको काटते गए, यहाँ पड़ गया, यहाँ पड़ गया, ये धीरे धीरे फिर खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, लेकिन ये क्योंकि बहुत रेजिस्टेंट पार्ट से बना था, बहुत कठोर पार्ट से बना था, इसलिए बचा रह गया। तो ये देखिए, ये ऐसी चीज है जो माउंटेन तो है लेकिन डेन्यूडेशन से बनी है, क्षरण हो जाने से बनी है, आसपास का चीज खत्म हो गया इसलिए वो माउंटेन बन गया। सबसे पहली कैटेगरी, चारों कैटेगरी देख लिया आप। फोल्ड, वलित पर्वत, ब्लॉक माउंटेन को देख लीजिए क्या कहते होंगे, फिर वोल्केनिक माउंटेन और रेलिक माउंटेन। उदाहरण देख लीजिए कैसे बनता है फोल्ड माउंटेन। एक प्लेट दूसरी प्लेट में जब टकराती है दोस्तों, तो वलन जो है उसमें पैदा हो जाता है, और ये अगर धंसता ही चला जाएगा तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे ऐसे ऐसे करके, और फिर टूट भी जाएंगे। ये फॉल्ट लाइन है, ध्यान से देखिएगा इसको। मैं आपको दिखा देता हूं कि जो फोल्ड और फॉल्ट, ये साथ साथ शब्द मैंने जो इस्तेमाल किए थे, उनका एक स्वरूप यह भी है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसमें व्हाइट कर देता हूँ। हाँ देखिए, जब तक नहीं टूटा था, जब तक हल्का हल्का था, तब तक तो ठीक था। जब बहुत ज्यादा बल पड़ा, इस तरफ जो बल लग रहा है बहुत ज्यादा पड़ा, तो ये टूट के एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ने की प्रवृत्ति हो जाएगी, और ये है वो फॉल्ट लाइन। ट्रस्ट लाइन जो है ये फॉल्ट लाइन है। समझ गए बात? तो ऐसा भी हो जाता है कई बार, ठीक है, कि जो है ओवर, ये फोल्ड्स इधर तो ठीक ठीक रहेंगे सामान्य, लेकिन जैसे जैसे यहाँ आते जाएंगे इस प्रकार होते जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे पुराना पार्ट है, जो सबसे पहले धंसा था, वो एकदम चिपकता चला जाएगा, एकदम क्रश होता चला जाएगा, और ये चीज जो है ये नए नए बनते चले जाएंगे। इसलिए शिवालिक, अब आप अगर हिमालय का उदाहरण लीजिए, तो हम लोग इस तरफ हैं, इस तरफ हम इधर से चले अगर उत्तर की तरफ, सबसे पहले शिवालिक मिलेगा, ये मान लीजिए शिवालिक है, फिर जो है लेसर हिमालय और फिर ग्रेटर हिमालय, जिस तरह से मिलेगा, ठीक है, समझ गए। इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इसलिए क्योंकि ये अभी भी ग्रो हो रहा है, ये पार्ट आपका लेफ्ट वाला हिस्सा ये धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, और ये सबसे ऊंचे हैं, ये सबसे कम ऊंचाई वाले हैं। देखिए आपको मैं ये उदाहरण देखिए कैसे हुआ है। हमारी तरफ से इंडियन फोरलैंड, यानी हमारी तरफ की जो जमीन है वो ये है। अब ये प्लेट ऐसे धसी अंदर धंसना शुरू हुई है, देखिए इंडियन प्लेट अंदर धंस रही है, ठीक है। इसको टक्कर मार के इसने उठा फोल्ड बना दिया है, तो ये सबसे उस तरफ वाला ये हो गया, फिर उससे कम हाइट, तो ये शिवालिक हो गया सबसे इधर। फिर उसके बाद बीच में क्या हो गया भाई, लेसर हिमालय और फिर ग्रेटर हिमालय, लघु और बृहत हिमालय ऐसा बोलते हैं। ये ठीक है, तिब्बत का ये हिस्सा जो पूरा हो गया, तिब्बत का पठार बन गया। क्यों बन गया ये भी मैं आपको बताता हूँ कि तिब्बत का पठार क्यों बन गया, यही इसी में करके दिखा देता हूँ। देखिए ऐसे हुआ, तिब्बत का पठार कैसे बना। इधर से प्लेट लड़ रही थी, ये मामला शांत था, ऐसे कुछ नहीं था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये प्लेट लड़ी और अंदर धंसना शुरू किया इसने, जल्दी से इसका कलर बदल देते हैं, ठीक है। इसने धंसना शुरू किया। अब जब धंसना शुरू किया तो फिर क्या हुआ कि ये पार्ट उठा थोड़ा, जस्ट अ मिनट, ये जो पार्ट था इसके धंसने से जो थ्रस्ट पैदा हुआ, इसकी वजह से ये उठ गया। फिर ये थोड़ा ऐसे रह गया, और यहाँ पर भी थोड़े फोल्ड यहाँ पर भी पड़े। यही टिपिकल जो फॉर्मेशन होता है वो यही होता है कि इधर एक माउंटेन सीरीज हल्की सी बन गई, और ये क्योंकि कठोर पार्ट था, ये यहाँ रह गया, ऐसे उठ गया थोड़ा सा। इंटर माउंटेन रीजन, अंतर पर्वतीय क्षेत्र इसको कहते हैं। तो ये थोड़ा उठ गया और इधर उधर ऊंची पर्वत बन गए, तो ये तिब्बत का पठार बन गया यहाँ पर। समझ गए बात? इस तरफ हिमालय हो गया, इस तरफ कुनलुन वगैरह हो गए, और यहाँ बीच में तिब्बत का पठार बन गया। देखिए क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये देखिए यहाँ हिमालय बन गया, ये वाला पार्ट उठ गया थोड़ा सा, और उसके फिर एक यहाँ पर्वत श्रृंखला है, फिर ये देखिए फिर पर्वत श्रृंखला चालू हो गई। इस तरह से तिब्बत के पठार का भी निर्माण हुआ है। अच्छा भाई, तो ये आप समझ गए पहला प्रकार, पर्वतों के बनने का पहला प्रकार, जो कि कंप्रेशन से बन रहा है, लड़ने से। फोल्ड माउंटेन पढ़ लिया। अब दूसरा प्रकार ब्लॉक माउंटेन्स। ये देखिए जो अभी उदाहरण दिया था उसको चित्र के माध्यम से अच्छे से समझिए, बहुत ही आसान है। दो सिचुएशन हो सकती है मेरे दोस्तों, दो तरह की स्थितियां पैदा हो सकती हैं कि जो फॉल्ट पड़ी है उसमें बीच वाला धंस जाए या किनारे वाले धंस जाए। दो तरह की स्थिति बन सकती है। जैसे उस क्षेत्र में जिस प्रकार की धरती के क्रस्ट की जिस प्रकार की वहां स्थिति होगी, परिस्थितियां होंगी, उसके अनुसार ये घटनाओं में से दोनों में से कोई एक घटना हो। तो अगर जो धंस जाता है बीच में और अगल बगल उठा रह जाता है ना, अच्छा इसको फॉल्ट कहते हैं ना, भ्रंश। ये भ्रंश घाटी बन गई, यहाँ पर भ्रंश बन गया। तो जो धंस जाता है वो ग्रैबन कहलाता है। इसका हिंदी देखेंगे, जरूर देख लीजिएगा।
जो उठ जाता है, उठा हुआ रहता है, उसके बगल वाले धंस जाता है, उसको हॉर्स्ट माउंटेन कहते हैं। इसीलिए कई बार ब्लॉक माउंटेन की जगह हॉर्स्ट माउंटेन शब्द भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो रिफ्ट वैलीज जो बन जाती हैं या फॉल्ट्स की वजह से जो वैलीज बन जाती हैं, वो ये ग्रेबन जैसी स्थिति पैदा होती है, और जो माउंटेन्स बन जाते हैं वो हॉर्स्ट कहलाते हैं, जो पठार की तरह ऊपर उठे रहते हैं। उसके अगला कैटेगरी क्या है? ज्वालामुखी से बनने वाले पर्वत। आप इसमें और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, हम लोग पूरा ज्वालामुखी उससे बनने वाली संरचनाएं सब पढ़ चुके हैं। फिर रेजिडुअल माउंटेन्स, दरअसल इन्हीं में से किसी प्रकार का माउंटेन होता है। ठीक है, जैसे बैथोलिथ है, उदाहरण ले लीजिए, बैथोलिथ है मान, ठीक है, ये बैथोलिथ है, ऐसा है, घिसते 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 ये चीज खत्म हो गया। अब हजारों लाखों साल बाद जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, वो है कि नहीं है? तो ये एक ऐसी चीज है जो उसके जो है हटते हटते खत्म होते 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 खत्म होते होते बना है, यानी डिन्यूडेशन से बना है, क्षरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप बना है। ऐसे भी माउंटेन्स हो सकते हैं। ठीक है, पर्वत समझ गए ना? मुख्य रूप से 4 प्रकार के पर्वत हो गए, एक जो लड़ने से बने, एक जो खिंचाव से फॉल्ट पड़ जाने से बने, दूसरा जो ज्वालामुखीय प्रक्रियाओं के द्वारा बने, और तीसरा जो है जो घिस जाने से बने। ठीक है, अगल बगल का चीज सब घिस गया उसकी वजह से बने। 4 प्रकार के पर्वत हो गए। चारों के कौन कौन से उदाहरण है? महत्वपूर्ण बात, आपका होमवर्क क्या हो गया कि इन 4 प्रकार के पर्वतों के मुख्य उदाहरण कौन कौन से हैं। तो आपको फटाक से मालूम हो जाना चाहिए कि अच्छा, ये जो बोला जाता है कि फ्रांस में जो ये फलाना माउंटेन है, ये एक्चुअली ब्लॉक माउंटेन है, वॉस्जस ब्लैक फॉरेस्ट या फलाने धमाके जो माउंटेन है, ये इस प्रकार के माउंटेन है जो इसमें बने हैं। क्या इस बात में किसी को कोई संदेह है? बताइएगा जरा कि हाँ, इस बात में किसी को कोई संदेह है कि जितने भी ये यंग अल्पाइन माउंटेन्स होंगे ज्यादातर, जो कि प्लेट के लड़ने से बने हैं, वो सब फोल्ड माउंटेन्स होंगे, है कि नहीं है? सारे के सारे फोल्ड माउंटेन्स होंगे, वलन से बने हैं, लड़ने से बने हैं। बस ये अब आप कॉन्सेप्ट भी समझ गए कि कौन सा पर्वत किस स्थान पे और क्यों है वहां पे, ये भी जान गए आप। ठीक है, आपसे अपेक्षा है कि आप इनको अपने मैप पर एक बार जरूर देख लेंगे, नहीं मिले गूगल में सर्च करके जरूर देख लीजिएगा एक बार कि कहाँ स्थित है, पेंसिल से मार्क कर लीजिएगा अपने मैप पे। नहीं तो ऐसा आप कहेंगे ये भी कराना है तो भी करा लेंगे, समय की कमी की वजह से मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आपका सहयोग मिले, और कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, भारत के इंडिया की फिजियोग्राफी में भी बताएंगे, लेकिन देखिए ऐसे फैला हुआ है ये माउंटेन पूरा। मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि एक प्रश्न पूछा गया था प्रीलिम्स में, शायद ऐसा प्रश्न आया है, क्योंकि मैं बहुत सारा टेस्ट क्वेश्चंस देखता रहता हूं तो मैं कंफ्यूज ना हो गया हूं, लेकिन मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो सिर्फ 4 राज्यों में है, 5 राज्यों में है, 7 राज्यों में, ऐसा कहीं आया हुआ है। ठीक है, तो ये गलती कभी ना करिएगा कि हिमालय यहाँ खत्म हो जा रहा है, यहाँ पर नहीं, ये हिमालय का ही एक हिस्सा माना जाता है। लुशाई, यहाँ लुशाई हिल्स तक है, इसके पहले यहाँ तक जो है लुशाई हिल्स तक, ये पूरा इसी का एक हिस्सा माना जाता है। यहाँ की, यहाँ तक कि बर्मा इधर जो है, जो चलता है अराकान योमा पर्वत श्रृंखला इधर है, हम लोग देख लेंगे, चलो अभी नहीं आपको बताते हैं, वो भी इसी का ही एक फोल्ड माना जाता है। ठीक है, फिर रेजिडुअल माउंटेन्स हो गया। अब पठार एक नजर हल्का सा देख लीजिए, बहुत आसान है पठार, तो बहुत ही आसान है। अगर ग्लेशियर, हिमखंड वगैरह के कारण कोई पठार बन जाए, ठीक है, यानी घिसने का काम, इकट्ठा डिपॉजिट करने का काम ग्लेशियर, प्लीज इसको गलती से ये ना समझिएगा, ये ना समझिएगा कि ग्लेशियर को पठार कहा जा रहा है, नहीं नहीं नहीं। जैसे हवा पानी अपनी संरचना, अपनी प्रक्रियाओं के द्वारा लैंड को मॉडिफाई कर देते हैं, जमीन का स्वरूप परिवर्तन कर देते हैं, वैसे ग्लेशियर भी कर देता है। बहुत सारा चीज ऊपर से ले आया, इकट्ठा करके जमा कर दिया कहीं पे, फिर खुद तो पिघल गया। आप समझिए मेरी बात, मान लीजिए खुद तो पिघल जाए या खुद जो है रिसीड कर जाए, पीछे की तरफ चला जाए ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के चक्कर में, लेकिन वो डिपॉजिट छूट जाए ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े और माइल्स लंबे, किलोमीटर तक, तो पठार बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो पठार बन जाएगा वहां पर। तो ग्लेशियर के कारण बने तो उसे ग्लेशियल कहते हैं, पानी के कारण बने, नदी के कारण, तो उसे फ्लूवियल अंग्रेजी में कहते हैं, हवा से बने तो एओलियन बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, और ज्वालामुखी से बने तो वोल्केनिक बोलते हैं। जिस पठार की किस कारण से उत्पत्ति हुई है, बस उसी के आधार पर उसका नाम हो जाता है। ठीक है, सबके उदाहरण मैंने लिख दिए हैं, आपसे गुजारिश है कि आप इन्हें एक बार मैप पे जरूर देख लेंगे, इतना तो कर देंगे। अच्छा, एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये देखिए है, मर्ग, गुलमर्ग, फलाना मर्ग, ये सब कश्मीर में सुनते आए हैं ना, मर्ग। हाँ, तो वो देखिए एक तरह का वो मोरेन से बना हुआ एक मोरेन करके होता है, मोरंग इधर मोरंग बोलता है उससे मिलते हुए जुलते चीज को, तो मोरेन्स वहां पर है।
वो किस प्रकार से विशिष्ट प्रकार की खेती के लिए कैसे वो इतना ज्यादा लाभदायक हो गए, कश्मीर में जो केसर उगाई जाती है या फलाना जो क्रॉप उगाई जाती है ऐसे क्वेश्चन बन जाए, उसका ज्योग्राफी से कैसे आप जियोलॉजी और ज्योग्राफी से कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे, ऐसे एंगल से पढ़िए इस चीज को, ठीक है। फिर ये देखिए फ्लूवियल नदी के द्वारा बनाए गए, नदी के जो फ्लैट पठार हैं वो विंध्यन फॉर्मेशंस के जो पार्ट हैं, कैमूर रेंज है, पन्ना, भांदेर, रेवा, रोहतास तक जाता है ये पूरा एरिया, पन्ना से शुरू होकर। हवा से बने हुए पाकिस्तान में पोतवार प्लेट्यू करके पोतवार नाम का पठार है, वो हवा के डिपॉजिट से, हवा के उससे बना हुआ है। चाइना बहुत महत्वपूर्ण, चाइना का लोएस, ये मैं जरूर दिखाना चाहूंगा, बिना दिखाए मजा नहीं आएगा। हवा ने उसको देखिए कैसे शेप कर दिया है, हवा ने। कहा जाता है कि हवा ने धीरे धीरे करके जो है, जो बहुत महीन टाइप की जो वो है ना, क्ले टाइप क्ले है, हवा ने इसको डिपॉजिट किया है, बहुत हजारों लाखों सालों में हवा के द्वारा डिपॉजिट हुआ है। और याद रखिएगा अभी कुछ सालों पहले तक और शायद अभी भी ये विश्व के सबसे अधिक इरोडेड, सबसे अधिक डिग्रेडेड, बर्बाद जो है वो स्थलों में गिना जाता था। एक वैज्ञानिक है, उनका मैं अभी स्पीच सुन रहा था 3 दिन पहले, उन्होंने लगभग 10-12 साल की मेहनत की है और उन्होंने इसका जो है स्वरूप जो है वो धीरे धीरे ठीक करके परिवर्तित करने का प्रयास किया है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि लोएस का जो है स्वरूप उन्होंने ऐसा कर दिया है, धीरे धीरे उसको रिक्लेम कर रहे हैं। तो ये हम एनवायरमेंट में पढ़ेंगे, रिक्लेमेशन ऑफ बैड लैंड्स, रिक्लेमेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स, ठीक है, वो हम लोग एनवायरमेंट का हिस्सा बना के पढ़ेंगे। तो चाइना का जो लोएस एरिया है वो भी आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बचा हो तो देख लेते हैं एक बार, कौन सा हम पढ़ रहे थे। हाँ, पठार हो गया, हाँ, हवा से बनाया हुआ हो गया, वॉल्केनिक हो गया। कोलंबियन वॉल्केनिक का तो सबसे बढ़िया उदाहरण आप हमेशा अपने बगल में ही तैयार रहा करिए कि ऐसा पठार जो लावा के बहने से बेसाल्टिक जो है फ्लड से बना हुआ हो, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास सबसे बढ़िया उदाहरण आपका दक्कन का पठार, डेक्कन ट्रैप। याद रखिएगा प्लीज, डेक्कन ट्रैप कहते हैं उस एरिया को, महाबलेश्वर पंचगनी से शुरू होकर पूरा जो एरिया है वो डेक्कन ट्रैप कहलाता है, बहुत बड़े हिस्से में आप जानते हैं। एंट्रिम जो है आयरलैंड में है। कोलंबिया को विश्व में सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है लावा से बने हुए पठार का, कोलंबिया को माना जाता है। अब आते हैं मैदान पर, बस एक सूक्ष्म परिचय ले लीजिए। मैदान जो है वो भी 3 तरह के हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल क्या मतलब, वो संरचना ही उनकी ऐसी है, वो किसी के द्वारा बनाए नहीं गए हैं, ध्यान रखिएगा, किसी के द्वारा काट कूट के डिपॉजिट करके नहीं बनाए गए हैं, उनका संरचना वो समतल थे ही, शुरू से ही समतल थे, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चरल प्लेन्स हो गए। फिर अगर पाट के बनाया गया हो, वो मैदान पाटने से बराबर हुआ, समतल हुआ हो, तो वो डिपोजिशनल हो गया। और अगर उबड़ खाबड़ चीजों के साफ कर देने से बना हो तो वो इरोजनल प्लेन हो गया। बहुत आसान है कि नहीं है। अगर ऐसा था, मान लीजिए ऐसा था और इसमें कोई चीज पाट दी गई, अलग कलर से दिखाने की कोशिश करता हूं मैं, इसमें मान लीजिए कोई चीज पट गई, इसमें थोड़ा सा पट गया, इसमें पट गया, इसमें पाट दिया गया, ऐसे प्लेन बन गया, तो ये डिपॉजिट के कारण बना ना, पट जाने की वजह से बना, इसलिए अवसाद इसमें इकट्ठा हो गया, इसलिए ये समतल हो गया। इसका ठीक उल्टा देखिए कि ऐसे था और इसमें भारा डिपॉजिट करने की तो कोई स्थिति थे नहीं, परिस्थिति, ये जो निकले हुए भाग हैं ये काट दिए गए, ये धीरे धीरे हवा और पानी ने काट दिए, जो उबड़ खाबड़ था, तो भी समतल हो जाएगा, है कि नहीं है। तो ये इरोजनल का टाइप हो गया। ये दोनों चीज समझ में आ गया आपको। इस प्रकार के ये प्लेन्स भी हो सकते हैं। देखिए उदाहरण भी दिया हुआ, जो शुरू से ही बड़े बड़े जो शील्ड वाले एरियाज होंगे, आप इस चीज को अंदाजा लगाइए कि जो शुरू से ही समतल, थोड़े समतल टाइप के हैं, वो इसका उदाहरण हो जाएगा। रशियन प्लेटफॉर्म है, ग्रेट प्लेन्स जो है यूएसए के ग्रेट प्लेन्स हो गए, सेंट्रल लोलैंड्स ऑस्ट्रेलिया में सेंट्रल लोलैंड्स है, फ्लैट है, पूरा फ्लैट, ना डिपॉजिट से बना है ना इरोजन से ज्यादा बना। मुख्य कारण उसका डिपॉजिट और इरोजन नहीं है, वो उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, उनकी संरचना ऐसी ही है, भूगर्भीय संरचना ऐसी ही है, समझ। फिर डिपॉजिशनल के तो खूब मिलेंगे आपको, अपने देश में ही सबसे बड़ा कितना बड़ा प्लेन है। इनफैक्ट आप देखिए क्वेश्चन तो ऐसा हो सकता है कि डिपॉजिशनल लैंड जो प्लेन्स हैं वो दे आर द क्रेडल्स ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। अगर ऐसा आ जाए कि मानव विकास का जो पालना है वो डिपॉजिशनल लैंड फॉर्म्स हैं, या जो है वो अवसाद से बने हुए मैदान है,
तो भाई सही बात है, गंगा ब्रह्मपुत्र इसे पूरा एरिया जो है, जो अपर गैंजेटिक, मिडिल गैंजेटिक और लोअर गैंजेटिक प्लेन है, जो गंगा यमुना का मैदान जिसे आप कहते हैं, नाइल डेल्टा हुआ, ये मैदान हमारा हुआ, वांगहो चाइना का जो होगा, मिसिसिपी मिसूरी का एरिया हो गया, ठीक है, शांसी लोएस हो गए। लोएस कंफ्यूज मत होइएगा, लोएस मैदान, वहां पर मैदान भी है और पठारी एरिया भी, दोनों है चाइना में, लोएस में, ठीक है। फिर सहारा हो गए, थार हो गया, जो कि सैंड से है, वो भी मैदान ही है, बस उसपे सैंड जमा हो गया, डिपॉजिट हो गई, ठीक है। इस तरह के ये उसके उदाहरण हो गए। फिर जो कट कट के बनने वाले हों उनके भी कुछ उदाहरण उपलब्ध हैं। बहुत सारे ऐसे मैदान फिनलैंड में है और नॉर्थ कनाडा में है, जो कि इरोजन कर करके उबड़ खाबड़ चीज हट गया है और समतल हो गया है, उसके कारण समतल हो गया है, ठीक है। ये उसके उदाहरण हो गए। अब इन जितने भी संरचनाएं आपने पढ़ी उसको एक बर्ड्स आई व्यू जिसे कहते हैं, एक सिंहावलोकन कीजिए इसका। देखिए आप पूरी चीज को कि हिंदुस्तान को हम कैसे समझेंगे, इंडिया को, भारत को कैसे समझा जाएगा। तो कितने भागों में, मुख्य रूप से फिजियोग्राफिक भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है ग्रेट हिमालयाज, द ग्रेट हमारे द हिमालयाज, ठीक है। इसमें जो है यहां से लेके ऐसे तीन के तीनों हम पढ़ डालेंगे, ग्रेटर, आउटर, ग्रेटर, लेसर, शिवालिक, ठीक है। हिमालय के ये भाग पढ़ लेंगे, यहाँ पर पढ़ लेंगे, जब मैप कर रहे होंगे तब पढ़ लेंगे यहाँ पर कौन कौन सा दर्रा है, कहाँ से कौन आया था, और ऐसा कहा हो रहा है कि पानीपत में ही लड़ाई, खैबर पास कहाँ पे है, यहीं से लोग घुस घुस कर आक्रांत था। तो अब आप इतिहास और भूगोल को जोड़ना शुरू करिए भाई, ठीक है। इस प्रकार से पढ़ा जाएगा, जिसको उस समय जो अच्छी चीज याद आएगी कि सर इस वाले दर्रे का यहाँ पर ऐसे इस्तेमाल हुआ था, इस तरह से आपको जोड़ना है, ठीक है। फिर जो है ये पढ़ लिया, तो ये पहला भाग हो गया, भारत का पहला हिस्सा ये हो गया हिमालय वाला, ठीक है। दूसरा हिस्सा क्या है, दूसरा हिस्सा बता रहे हैं वृहत मैदान, भारत के वृहत मैदान। हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, ये देखिए पूरा यह मैदानी इलाका जो भारत का है, ठीक है, दूसरा मैदान। तीसरा सेंट्रल हाईलैंड्स, नर्मदा याद रखिएगा, ठीक है, आपको रेफरेंस पॉइंट के लिए बता रहे हैं। मां नर्मदा जो है, नर्मदा के ऊपर समझ लीजिए ये जो एरिया है ना, इस मैदान के नीचे और नर्मदा मैया जी के ऊपर ये जो जितनी जगह है ये सेंट्रल हाईलैंड्स कहलाती है, केंद्रीय मध्य उच्च भूमि, इस टाइप का, ठीक है। मध्य उच्च भूमि जो है, उन्नत भूमि इसको कहते हैं। इसके ठीक नीचे, सेंट्रल हाईलैंड्स के ठीक नीचे जो एरिया है उसको पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। ये जो पूरा इलाका है ये यहाँ तक, कोस्ट को छोड़ दीजिए, खाली कोस्ट हटा दीजिए, यानी सॉरी ये घाट हटा दीजिए, घाट के बीच का जितना भी ये जगह है यहाँ तक, ये पूरा पेनिनसुलर, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत जो है वो हो गया, ठीक है। फिर वेस्ट कोस्ट का प्लेन, ये वेस्ट कोस्ट के प्लेन्स हो गए, ये ईस्ट कोस्ट के प्लेन हो गए, और यहीं पे घाट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, है ना, ये दोनों घाट हो गए। बात समझ गए। ये देखिए ये चीज पूरा वेस्ट कोस्टल प्लेन जो है ये यहाँ तक पूरा फैला हुआ है, ठीक है। आइलैंड्स, बाकी आइलैंड्स, दो मुख्य आइलैंड जो हमारे लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार हैं, वो ध्यान रखिएगा। आप सुनिए कैसे सवाल एकदम से आ गया था, जानते हैं, पूछा, मुझे याद आ गया, पूछा था कि वेस्टर्न घाट कितने राज्यों में, कितने या कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है, ऐसा पूछा था। तो ज्यादातर लोग क्या मिस कर गए थे कि गुजरात में तो वेस्टर्न घाट है नहीं, जबकि सही बात यह है कि मैं सूरत में रहा हुआ हूं, मैं जानता हूं कि सूरत के ठीक नीचे से बगल से डांग करके एरिया है, वहां पर डांग फॉरेस्ट जो है, वहां से वेस्टर्न घाट की जो नॉर्दर्न टिप है यहां से शुरुआत मानी जाती है। तो गुजरात में भी वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, वहां से शुरू होता है। तो इस प्रकार ये जो बहुत शार्प, आपको शार्प मैप वर्क करना है हम लोगों को मिलकर, ठीक है, कि भाई एक किस रीजन से किस रीजन तक जाता है, इसकी टोटल लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है, अच्छा इसके इस साइड की क्या खास बात है और उस साइड की क्या बात है। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो अब मैं बताने जा रहा हूं, याद रखिएगा, भूगोल में एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। मेरे साथी जो भूगोल विषय के रूप में पढ़ रहे हैं वो जानते होंगे कि पर्यावरण जो है वो निर्धारित करता है आपके चारों ओर का जो पर्यावरण है, जो भूमि है, भू आकृतियां हैं, वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ किस तरह की सभ्यता पनपेगी। काफी हद तक तकनीकी जब से आ गई है तब से चीजें थोड़ी सी जो है वो मानव के हाथ में भी आ गई है, लेकिन ज्यादातर ऐसा है कि मेजर जो कंटूर्स हैं, ब्रॉड कंटूर्स हैं, जो आउटलाइन बनती है कि यहाँ पर क्या होगा, वो कहीं ना कहीं वहां का स्ट्रक्चर, जो जियोग्राफिक स्ट्रक्चर है,
जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो सब डिसाइड करते हैं, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ के वायुमंडल, वहाँ का जो है प्रेसिपिटेशन, पानी कितना बरसता है, इन सब से डिसाइड होता है। और मानते नहीं है आप, लार्जली ये बात ट्रू है, आज भी सही है ये बात, कि कहाँ पर किस प्रकार की जलवायु होगा, कैसा जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल किस प्रकार का है, उससे डिसाइड होता है कि वहां पर क्या इंसान किस प्रकार से बसेगा, कैसे घर बना पाएगा, कैसी व्यवस्थाएं वहां पर जो है विकसित होंगी, क्या उगा पाएगा, क्या खा पाएगा, है कि नहीं। तो अब आपको ध्यान ये रखना है, चूंकि आप एक प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर, मैं इसका होमवर्क करके मैं भी दे दूंगा आपको, लेकिन आप अभी से सोचना शुरू करिए ऐसे कि ये जो इतने तरह के लैंडफॉर्म हमने पढ़े, मुख्य रूप से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इनको एक कोस्ट को एक मान लीजिए 6, ये जो 6 प्रकार के मुख्य भाग पड़े हिंदुस्तान के, इन्होंने किस प्रकार वहां पर पनपने वाले इंसानी सभ्यता को प्रभावित किया है। पहाड़ों में क्या समस्याएं हैं लोगों की, ठीक है, पहाड़ों में ड्रिंकिंग वाटर का क्या स्टेटस है, पहाड़ों में खेती किस प्रकार की जाती है, पहाड़ों के वन किस प्रकार के होते हैं, पहाड़ों के मुख्य संसाधन कौन कौन से होते हैं, हिमालय में, ग्रेटर हिमालयाज में, लेसर हिमालयाज में, शिवालिक्स में, तीनों में क्या अंतर है, किसमें जो है वो घाटियां ज्यादा पाई जाती हैं, तो घाटियां क्यों ज्यादा पाई जाती हैं, घाटियों को वहां क्या कहते हैं, दून कहते हैं, देहरादून, ये दून, अच्छा इसलिए इसको देहरादून बोलते हैं, अच्छा इसीलिए यहाँ पर इतने लोग बस पाए हैं क्योंकि ये थोड़ा सा वैली टाइप का, यहाँ पर थोड़ा बसाहट हो पाई है। अच्छा तो यहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री डेवलप हो गई है फिर, आप समझ गए मेरी बात। पठारी एरिया है, तो वो किससे बना हुआ है, तो बता, तो उस समय बना था आर्कियन टाइप में, इस समय टाइप बना था, ऐसे बना था, फिर क्या है, फिर क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ, इसमें लावा फैल गया। तो जो दक्कन वाला पोर्शन है उसमें किस प्रकार की जो है क्या प्रकार के संसाधन पैदा होंगे, तो पता चला वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है भाई कि दक्कन के पठार से जो है वो काली मिट्टी, उससे जो सॉइल बनी है वो काली मिट्टी है। काली मिट्टी जो है किसके लिए बढ़िया होती है, कपास के लिए बढ़िया होती है, इस फसल के लिए, इस फसल के लिए बढ़िया होती है। सिंचाई की कितनी आवश्यकता पड़ती है, सिंचाई होने पर, सिंचाई न होने पर या होने पर मिट्टी क्या फैलती है, फट जाती है, क्या दिक्कत है, क्ले ज्यादा है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कम चीजें याद रखनी पड़ेंगी, कितना घुमा के सवाल देगा तो हो सकता है। देखिए हम लोक सेवा परीक्षा इतनी कठिन होनी ही चाहिए कि किसी के बस का ना हो, आसान, और होनी भी चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन गेस करने यहाँ नहीं बैठे हैं, लेकिन आप एक एजुकेटेड गेस वहां पर कर सकें कि हाँ भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक होगा और मुझे ये लगता है कि ये हो, इतना तो कम से कम आ जाए। तो आप ये जो भाग आपने हिंदुस्तान के, भारत के ये जो मुख्य भाग पढ़े हैं, भू आकृतियों के विषय में जो पढ़ा है, आप इनकी विशिष्ट समस्याएं और इनके विशिष्ट लक्षणों को पढ़िए और तब देखिए कि यहाँ पर कितना पानी बरसता है। गन्ने की खेती यहाँ होती है तो यही क्यों होती है, ठीक है, कपास की खेती इस एरिया में क्यों होती है। इस प्रकार से जब आप समग्र अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। मैप वर्क भी करते रहना है और इसको इस तरह से जोड़ के आपको पढ़ाई करती रहनी है। सर 2 चीज और ऐड करूंगा सर मैप का पहला ही पेज देखो, उसमें 5 डिफिनेशन है, पीक, माउंटेन रेंज, लेक, वैली, हिल, डेजर्ट, प्लेटो, डेल्टा, सी, पेनिनसुला। ये लोग उस पहले पेज से इसकी डिफिनेशन पूरी याद करें। कई बार आपके 4 ऑप्शन में एक में डिफिनेशन भी डाल देते हैं, डिफिनेशन इंडिपेंडेंट नहीं आएगा, लेकिन ABCD में ये डाल देंगे। तो पहला ही पेज आप खोलो, उसमें सारी डिफिनेशन मैप में लिखिए, किसी किताब को खोलने की जरूरत नहीं है। मैप तरह मैंने वर्ड यूज किया है, डेल्टा, सी, पेनिनसुला, आइसलैंड, डेजर्ट, प्लेटो, प्लेन, वैली, रिवर, लेक, हिल, माउंटेन रेंज, पीक, सब लिखा हुआ है। अब वो आप ये हार्डली 10 मिनट काम है। अब आइए पेज नंबर 2 पे, जो अभी पूरा शौर्य ने पूरा आपको समझाया। जैसे शौर्य ने वेस्टर्न घाट के बारे में बताया कौन कौन से राज्य हैं, सेम वे आप ईस्टर्न घाट भी देखिए। Shaurya has just demonstrated how you study or prepare. He has not given the complete work. It is not possible. तो आप जैसे वेस्टर्न घाट एक्सप्लेन किया गया है, उसमें सूरत का टिपिंग पॉइंट आता है, जनरली आदमी छोड़ देता है, ऐसा ही ट्रिक ईस्टर्न घाट में भी होगी, ऐसे ही ट्रिक कहते हैं ट्रिक जो है पेनिनसुला में होगी। तो आप मैप से ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट दो देखिए। फिर क्या है, आप उसी इंडिया फिजिकल मैप में बना हुआ है चार्ट, देखिए आप, रिलीफ इन मीटर्स, आप उसे पढ़े, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, सी, चारों की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है। माउंटेन क्या है, सोर्स, मेजर सोर्स ऑफ द रिवर है, शील्ड द प्लेन्स फ्रॉम द कोल्ड है, गाइड टू मानसून है। प्लेटू क्या है,
ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। अब प्लेटू है, व्हाट इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, सीज। ये कभी किताब से तैयार नहीं होगा, वो जैसे तैयार होगा। तो अगर उसी पेज को खोले, 10 सवाल है। अब आइए, प्लेन्स एंड आइसलैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, रिच इन मिनरल फ्यूल्स। अगला सवाल हो गया, कौन सा इंडिया का जो पार्ट रिच इन मिनरल फ्यूल है? माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, हाईलैंड, सीज। अगला सवाल देखिए, अब सी में आइए, रिच इन मिनरल फ्यूल, प्रोवाइड प्रोटीन रिच डाइट। अब क्या करेंगे, दोनों जोड़ देंगे। अब आप प्लेन आइसलैंड को सीज को कंपेयर करिए। प्लेन आइसलैंड का रिच एग्रीकल्चर लैंड, रिच इन मिनरल फ्यूल। आइए सीज में, रिच इन मिनरल फ्यूल और प्रोवाइड प्रोटीन रिच डाइट। अब इसी को उन्होंने सवाल बना लिया कि रिच इन मिनरल फ्यूल में कौन कौन है? सीज, आइस प्लेन, प्लेटू, माउंटेन। अब एबीसीडी करना शुरू किया तो सी और डी साथ साथ क्लब कर देंगे। आप इस तरह से इंटेलिजेंट पढ़ाई करो, बता रहा हूँ। जितना सौर्य ने समझाया मैं वही देख रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं सौर्य के लेक्चर से सवाल बना रहा हूँ, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी है, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ और वहीं से सवाल जनरेट कर रहा हूँ। मैं ज्योग्राफी ये पोर्शन उतना ही जानता हूँ जितना आप लोग जान रहे हो, लेकिन मैं उसी लेक्चर को रियलाइज कर रहा हूँ कि हाउ मोर एंड मोर क्वेश्चन कैन ओपन। जैसे उन्होंने अपना मैप खोला, मैंने अपने एटलस खोल लिया। एटलस खोलते ही मेरे दिमाग में कई सवाल बम करने लगे। तो सेम वे यू ऑल ट्राई टू स्टार्ट डूइंग दिस। और सवाल यही आएंगे, मैं बोल रहा हूँ, सौर्य के लेक्चर से 5 से 6 सवाल 100% आएंगे। और 5 से 6 सवाल सही करने का मतलब 50,000 कैंडिडेट को हराना है, मिनिमम 50,000 कैंडिडेट। आप इसको इस तरीके 50,000 कैंडिडेट को आप बीट कर दोगे सिर्फ आप कुछ लेक्चर्स में। तो यू ट्राई टू सी द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनालिटी इन लाइफ। तो आप जैसे ही ये लेक्चर इनका शोर का फिनिश होता है, यू स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज लाइक आई एम डूइंग, like I am working. I am also here as an aspirant. I am not teacher at all, but as an aspirant I am trying to catch कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। क्या जैसे इन्होंने वेस्टर्न घाट को टिप किया तो उसमें सूरत का पार्ट आता है, मुझे तुरंत स्ट्राइक कर गया। ऐसा ही ट्रिक जो होगा ईस्टर्न घाट में होगा ही होगा, मुझे पता नहीं है लेकिन होगा। ऐसा ही ट्रिक टेकन प्लेटू में होगा। देन अगेन आई सॉ यार माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, आइसलैंड, सीज में तो बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है। आप फिर देखिए बगल में क्या है, सी लेवल भी लिखा हुआ है, कितने मीटर का फर्क है। और जो फर्स्ट पेज की डिफिनीशन है वो पीसीएस के लिए बहुत जरूरी है। आईएएस में आएगी नहीं आएगी तो बहस कर सकते हैं, पीसीएस बहुत जरूरी है। तो आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट लेक्चर आई हैव हर्ड ऑन द ज्योग्राफी, सीइंग माय माइंड वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। थैंक यू। सही बात सर, सही बात सर। सर थोड़ा और सर इनसे चर्चा किया जाए सर, ये लेक्चर यहीं तक था सर, प्लीज सर थोड़ा 5-10 मिनट और इनसे सर बोला जाए सर। हाँ, यस यस। देखो क्या है, किसी भी चीज को एनालाइज करने का एक आर्ट है। मेरे और शौर्य में कोई खास बात नहीं है सिवाय एक खास बात के कि हम लोगों ने एनालिसिस सीख ली है। कटसी क्या है, टीचिंग हैबिट। शौर्य ने 3 साल नागपुर पढ़ाया और नागपुर में जो बच्चे आते हैं वो इंडिया के ब्रिलियंट बच्चे आते हैं, उस सब की रैंक टॉप रैंक होती है। तो इन्होंने कम से कम 500, 600, 700, 800 ब्रिलियंट लोगों को पढ़ाया और कई बार उन ब्रिलियंट लोगों ने उनको अनुत्तरित भी किया होगा। ये संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि जो बच्चे आते हैं उनका दिमाग बहुत फर्टाइल होता है और मैं भी इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो हम लोग क्या है, एक आर्ट सीख गए हैं चीजों को एनालाइज करने की। वह आर्ट आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अगर वो आर्ट आपकी डेवलप नहीं होती है तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। दूसरा, अगर आप फिर उसी मैप को देखो जो इंडिया फिजिकल का मैप है, उसमें देखो ऊपर 4 और चीजें, नॉर्दर्न माउंटेन, इंडियन प्लेटू, आइसलैंड बुक, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैज बीन फोर सेग्रीगेटेड। इन चारों को अलग क्यों लिखा गया है? ज्योग्राफिकल रीजन है, इकोनॉमिकल रीजन है और एनवायरमेंटल रीजन है। इन तीनों के साथ साथ चौथा पॉलिटिकल रीजन है। अब यू ट्राई टू सी व्हाट इज पॉलिटिकल रीजन। एक हिंट उन्होंने दिया कि जो खैबर और बोलन के दर्रे थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। पानीपत में लोग जाके क्यों लड़ रहे थे? मुगल सराय का नाम मुगल सराय क्यों पड़ा हुआ है? अगर आप इस चीजों को समझने की कोशिश करें आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। आंसर कोई भागता नहीं है। दूसरा, आप बताइए जो माउंटेन है, जिसे बड़ी अच्छी डिफिनेशन दी गई है कि वैली क्या है, ए लॉन्ग वे लाइंग एरिया बिटवीन हिल्स और माउंटेन ऑफन विथ ए रिवर फ्लोइंग थ्रू इट। अब जब आपका ABCD बनाएंगे तो रिवर फ्लोइंग थ्रू कर देंगे। अब आपको बोलेंगे टिक लगाओ या मत लगाओ।
अगर आप एग्जैक्टली वैली, जैसे आप सोचो ना कि वैली क्या है, जब तक रिवर फ्लो नहीं करेगी वैली नहीं बनेगी। एज पर ज्योग्राफिकल डेफिनेशन, द वैली विल बी ओनली व्हेन देयर इज रिवर फ्लोइंग इट, बट रिवर अलोन कैन नॉट बी वैली। आपको वैली बनाने के लिए आपको हिल चाहिए, माउंटेन चाहिए, माउंटेन के बीच से बहे। दूसरा डिफिनेशन रिवर का देखिए, व्हाट डिफिनेशन, a natural stream of water that flow from high ground to low ground, the requirement of the, अब इसी को उल्टा कर दिया, हाई टू लो भी दिया, लो टू हाई भी दिया। आप लगा यार लो टू हाई भी है, रिवर पानी तो पानी है, हाई हो या लो हो, लो टू हाई हो, लेकिन लो से हाई रिवर जाती नहीं है। आप किसी रिवर को देखिए, लो से हाई जाती नहीं है। यही से आपसे कॉन्सेप्ट आएगा कौन सी रिवर ईस्ट से वेस्ट जाती है, वेस्ट से ईस्ट जाती है। आप इसको जितनी तरह, मैं कहता हूँ शौर के लेक्चर के बाद आप 1 घंटे लगाइए सिर्फ एनालिसिस में, विश्लेषण में क्या क्या हुआ, किस तरह। अब तो लेक्चर रिकॉर्ड होने लग गया है, यूट्यूब में जाने लग गया है, तो आप उसको देखने की कोशिश करिए और उसी पर अटैक करिए। जितना ही आप पेन प्रिक करेंगे, जितना आप पिनिंग करेंगे, उतना ही चीजें आएगी।